रंधावा जी से गुजारिश करूंगा कि माननीय अंग्रेज जी का स्वागत करें, बुक्का पेश करके। मैं अबे बरगाल जी से गुजारिश करूंगा कि वो सोहेल काजमी जी का बुक्का पेश करके स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं राजेश जी से गुजारिश करूंगा कि वो अफजाल जी का, जो हमारे नेशनल कन्वीनर हैं, उनको बुक्का पेश कर उनका स्वागत करें। जोरदार ताली। मैं मंजूर बढ़ाना जी से गुजारिश करूंगा कि वो मिनिस्टर, जो हमारे मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ से, जोरदार तालियों। सलीम अशरफी जी, मैं हाफिज जवेद जी से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे स्टेट के कन्वीनर हैं नजीर मीर साहब। मैं सैयद शाहनवाज जी से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पे आए, जो कि मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और साबका हवाई वजीर भी रहे हैं, शहरी हवाबाजी का वजीर भी हैं। उनसे गुजारिश करूंगा जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। सैयद शाहनवाज। यूनुस कुरैशी, हाँ, ये भी राज्य मंत्री का कोई रह गए, 1 2 3 4 5 6 इज्जत माल वाली जनाब इंद्रेश कुमार जी, मोहम्मद अफजल साहब, सोहेल काजमी साहब, मौलाना सलीम अशरफी साहब, जनाब नज़ीर मीर साहब, यहाँ पर जनाब गुलाम अली साहब, यहाँ पर आए हुए पूरे हिंदुस्तान से, इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले भाइयों और बहनों, किसी जनसभा में अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद बोलना और किसी सेमिनार में इंद्रेश कुमार जी के बाद बोलना सबसे कठिन काम। लेकिन मैंने अटल जी के बाद भी एक बार बोला है, जब मैंने धन्यवाद किया था सभा का, जब वो मेरे क्षेत्र, मेरे शहर में आए थे पुल का शिलान्यास करने,
तो एसपी जी ने बहुत लोग मंच पर बैठने नहीं दिए थे और बाद में तय हुआ कि धन्यवाद कौन करे, तो कोई स्थानीय नेता नहीं था, सारे मंत्री थे। तो अटल जी ने कहा कि आपका शहर है, आप ही धन्यवाद कर दीजिए। तो मैंने कहा कि मैं सर धन्यवाद करूंगा तो कुछ बोलूंगा भी। उन्होंने कहा बोलिए, लेकिन हमसे ज़्यादा मत बोलिए। कई बार देखते हैं कि जो संचालन करते हैं वही ज़्यादा बोलते हैं। अभी जो नेताजी ने कहा और उसकी तशरीह शुरू कर दी, और कई बार लोग जो धन्यवाद करते हैं वो इतना ज़्यादा कर देते हैं कि लोग ये समझते हैं कि हम सभा में आए या धन्यवाद सुनने आए, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी होती है उसके लिए, और हर व्यक्ति चाहता है कि जो अपॉर्चुनिटी उसको मिली है उसमें वो सफल हो जाए। मैं ये समझ रहा था कि जब मैं आया था तो इंद्रेश जी भाई साहब से मेरा रिश्ता बहुत पुराना वाला, और इतना पुराना है कि जो लोग तब जवान थे आज बुजुर्ग दिख रहे हैं। मैं युवा मोर्चा में था, जम्मू कश्मीर मेरा दौरा सबसे ज़्यादा लगता था, और उस वक्त पूंछ राजौरी का मैं दौरा करता था। तब शमशेर जी जवान हुआ करते, मतलब अब वो बीजेपी के अध्यक्ष हो गए, युवा मोर्चा के नेता हुआ करते। और तब इंद्रेश जी से मुलाकात होती थी, यानी इंद्रेश जी ने मुझे एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में भी देखा है। तब भी मैं यहाँ आया, और पहली बार ही मैं इतना मुतासिर इंद्रेश जी से हुआ कि जब वो दिल्ली केंद्र भी बना तो उनका हमारा संपर्क संबंध रहा। युवा मोर्चा में काम करते करते मैं भारत सरकार का मंत्री बना, तब भी इंद्रेश जी से संबंध रहा। लेकिन मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो मुझे उम्मीद नहीं थी, वो मेरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे दी। 2 दिन कबल मैं कोयला मंत्री हो गया था, एक कार्यक्रम तय कर लिया इंद्रेश जी ने, और मैंने कहा मैं आऊंगा 2002 में। माहौल बहुत साजगार नहीं था उस वक्त। इंद्रेश जी ने कहा कि अभी घाटी में कोई सभा नहीं हो रही, आप आइए, हम पहली पब्लिक मीटिंग आपसे करवाएंगे। मैंने कहा लगता है इंद्रेश जी मेरे नाम के आगे नाम सैयद शाहनवाज हुसैन है, लगता है शहीद शाहनवाज हुसैन लिखवाना चाहिए। और मैंने हाँ कर दिया, मैं जाना ही था, क्योंकि मैं वजीर हो गया था और तब से ही मैं जेड कैटेगरी में चला गया। इसलिए जब कहीं जाते हैं तो टूर प्रोग्राम पहले भेजते हैं। मैंने अपने पीएस से कहा कि कश्मीर जाना है, वहाँ पब्लिक मीटिंग है। तो वो आईएएस थे, बोले सर वहाँ कहाँ पब्लिक मीटिंग हो रही है आज। मैंने कहा नहीं होगी, आप चिंता मत करें। इंद्रेश जी का बुलावा था कि 2 दिन कबल मुझे प्रमोद महाजन जी का एक फोन आया, मैं ZTV पर बहस के लिए जा रहा। उन्होंने कहा कि गाड़ी में हो जी, अकेले हो। मैंने कहा अकेले तो नहीं, मतलब बॉडीगार्ड है, एक राइट में बैठा है, एक सामने बैठा है। जब से मंत्री बने अटल जी अकेला रहने नहीं देते। तो उन्होंने कहा तुमको कलाम पाक की कसम। मैंने सोचा कि पता नहीं क्या कह रहे थे, जो मैं तुमको कह रहा हूँ वो तुम रेनू से भी मत कहना, मतलब मेरी अहलिया का नाम लेकर।
और प्रमोद जी बहुत गिनते थे चीजों को। बोले तुम हिंदुस्तान की सरकार में, हिंदुस्तान की कैबिनेट में, हिंदुस्तान की तारीख में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर होने जा रहे। मैं तो कोल मिनिस्ट्री में इंडिपेंडेंट चार्ज, कोयला मंत्रालय सुना ना, कितना अमीर मंत्रालय, बड़ी चर्चा होती, लेकिन मेरी कोई चर्चा नहीं होती। मैं कोयला मंत्री रहा हूं, लेकिन मेरा परिचय कराया जाता है मैं शहरी हवाबाजी का मंत्री। उर्दू का तर्जुमा बहुत खतरनाक, अभी हवाई मंत्री और फिर शहरी हवाबाजी। लोग कहते हैं कि मैं हवाबाजी वाला हूँ, हवाबाजी नहीं करता, मैं जमीनी आदमी हूँ, चुनाव जीत कर आता हूँ। तो शहरी हवाबाजी। और जब प्रमोद जी ने कहा तो मैं घर आया, फिर मैंने कहा कोई अभी कैबिनेट में शफल भी नहीं है। और प्रमोद जी ने एक और बात, तुम्हें मालूम नहीं है तुम किसका रिकॉर्ड तोड़ने वाले। मैंने कहा किसका? बोले महाराजा हरि सिंह जी के पुत्र डॉक्टर करण सिंह का रिकॉर्ड तुम तोड़ो। मैं दंग था। तब मुझे ये अंदाजा नहीं हुआ कि मुझे विभाग क्या मिलने वाला। मैं इस बात पर खुश था, चलो मैं कोल में था, कोल से मुझे अगर कैबिनेट मिनिस्टर बनाए तो इसी में बना देते तो अच्छा है। मैं उसमें बहुत काम कर रहा था, बहुत मैंने नाम किया था उसमें। फिर मुझे लगता था मैं युवा हूं, अगर मुझे युवा खेल दे देंगे शायद मंत्रालय, जब कैबिनेट देंगे तो बड़ा तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पूरा कैबिनेट मिनिस्टर पूरा मालिक ही होता उस मंत्रालय। अब मैं घर आया, उन्होंने कसम दे रखी, और हमारी उम्र में बात बचती कैसे, हम तो कोई इंद्रेश जी हैं नहीं। और मैं आया तो मैंने अपनी मिसेस से पूछा कैसी हो, तो उसने पूछा क्या बात, आप तो कभी ऐसे पूछते नहीं, वो सब चीज बोले कोई गड़बड़ है। वो भी मुझे जानती है कि मैं इस तरह से बातें नहीं करता है, नॉर्मल बातें कर रहा था और सब ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कोई गड़बड़ तो नहीं, क्या बात है? मैं जब चुनाव जीता था किशनगंज से, जहाँ 67% मुस्लिम आबादी है, तभी मेरी पार्टी ने मुझे बहुत इज्जत दी थी, बहुत सम्मान दिया, सीधे मंत्री बनाया था और मंत्री में बनने वाला था। उसकी वैसी खुशी नहीं हुई, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी बनाएंगे, इस उम्र में इतना भरोसा करेंगे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात। दूसरे दिन अडवाणी जी का फोन आया, दिल्ली में ही रहिएगा। बड़े लोग तो बताते नहीं, प्रमोद जी क्योंकि बहुत मानते थे तो एक संबंध था। मुझे अडवाणी जी को क्या बताता, मुझे तो सब कुछ मालूम ही है। फिर मैं कैबिनेट मिनिस्टर बना, उसके बाद माननीय इंद्रेश जी का फोन आया। अब ओथ होता है तो दिल्ली में तो बड़ा रिवाज है, जब आप अरूज पे रहेंगे तो वो फूल वाला जो है, जब आप सरकार में जाएंगे तो सारे फूल आपके यहाँ हैं, आपके जन्मदिन का फूल, आपकी मैरिज एनिवर्सरी का फूल, आपके बच्चे का जन्मदिन, मतलब वो लोग दिल्ली के लोग पता कर लेते हैं क्या क्या इसके पास है। और फूल वाला भी वही है, अगर आप हुकूमत में हैं तो उस फूल वाले को बता देंगे आज शाहनवाज साहब को भेजना, और अगर हम नहीं है, अब पता लग जाए कि अफजाल साहब होने वाले हैं तो उसको बता देगा वो जो फूल भेज रहे हो ना इस एड्रेस पे नहीं, इस एड्रेस पे। दिल्ली में वो मैं मंत्री बना, पूरा घर फूल से भरा था। मैं दिल्ली का ही कार्यकर्ता रहा, मैं युवा मोर्चा में वहीं से काम करता था। दिल्ली में मेरी जान पहचान भी बहुत थी। अब वो उसी बीच में फूल के ढेर में बैठा था,
कि माननीय इंद्रेश जी का फोन कश्मीर से आया। मेरी अलिया बगल में बैठी, कहा भाई वो आ रहे हो ना, वो परसों आना। मैंने कहा जी 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 सर। अब मैं क्या कहता, मेरे घर के लोग मेरे से नाराज कि साहब अभी मंत्री बने, हर बार जब मंत्री बनते थे या कोई प्रमोशन मिलता था तो मैं अजमेर शरीफ जाता। मेरे घर के लोग कहते थे पहले अजमेर शरीफ जाइए, फिर कहीं जाइए। और वो जो कार्यक्रम था, जब इंद्रेश जी का कार्यक्रम था, वो मंडे को था, बीच में संडे। इंद्रेश जी को मैंने आज पहली बार मैं बता रहा, मतलब ये पता है इंद्रेश जी को कि दुविधा में पहली बार बता रहा। अब मैंने कहा कि वो मंत्रालय खोलो, मैं संडे को ही अब मंत्रालय में बैठ जाता हूँ, क्योंकि कई लोग मिल गया। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, इसमें हमारा ज्योतिषी पे भी विश्वास करने वाले लोग, वास्तु पे भी विश्वास करते हैं, अंक गणित पे भी विश्वास करते हैं, और सारे समर्थक हैं। तो आपको वो हमें कहने लगे पहली बार शांत जगह जाना चाहिए, आप मंत्री बने। तो मैंने कहा देखिए, जहां मैंने वचन दे रखा है वहां से मैं उनसे पूछ भी नहीं सकता कि मैं नहीं आ सकता। तो मैं वहां से मंत्रालय गया, और सिविल एविएशन मिनिस्टर बनने के बाद मेरी जो पहली फ्लाइट थी वो कश्मीर में लैंड की, और वो माननीय इंद्रेश जी के आमंत्रण से। अब यहाँ से मैं लौटा, कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, विधवाओं को इन्होंने मशीन दी, वो सब। और एक पब्लिक मीटिंग, पहली पब्लिक मीटिंग शायद इंद्रेश जी को याद हो, वो पहली पब्लिक मीटिंग इंद्रेश जी ने कहा कि हम करवा रहे हैं। और जब मैं दिल्ली पहुंचा तो अडवाणी जी का फोन आ गया, बहुत गुस्से में फोन किया, आप कश्मीर गए थे? हम जी गए थे, आपने वहां सिलाई मशीन कुछ विधवाओं को बांटी है, मुस्लिम विधवाओं। मैंने कहा जी मैंने बांटी। तो आपने छत्र सिंहपुरा की जो विधवाएं थी उनको क्यों नहीं दिया? मैंने उनको मैं सुनता रहा। मैंने कहा कि सर वो कार्यक्रम माननीय इंद्रेश जी का। अडवाणी जी ने कहा ठीक है। क्योंकि इंद्रेश जी का नाम विश्वास का दूसरा नाम। अडवाणी जी को पता था कि इंद्रेश जी का कार्यक्रम था, तो इंद्रेश जी ने किसी योजना के जरिए तहत वो कार्यक्रम किया, और वो कार्यक्रम हुआ, और वहां से मैंने इंद्रेश जी का वो काम देखा। ऐसे तो मैं इंद्रेश जी को बहुत दिनों से जानता हूँ, और बहुत मैंने जब यहाँ प्रांत प्रचारक थे तब आना, उनसे मिलना, और कई बार साथ जाना। शमशेर जी हमारे साथ जाया करते थे, हम विजय जौली जब आते थे तो जाते थे। लेकिन मैंने वो सोच ली और मैं दंग रह गया। मुझे कई परिवार में इंद्रेश जी कश्मीर में ले गए, और कई लोगों से जो राष्ट्रवादी लोग थे, उनसे मोहब्बत करने वाले, उन सबसे मुलाकात कराई। उसके बाद खुद वन मैन आर्मी बनकर इंद्रेश जी काम कर रहे, फिर उसको संगठन का रूप दिया, और आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर पर मैं कह सकता हूं कि सामाजिक क्षेत्र में आज अक़लियतों का, इस मुल्क से प्यार करने वालों का, ये देश का सबसे बड़ा संगठन है, जो आज भी इंद्रेश जी जब भी आप मुझे कश्मीर बुलाते हैं, जम्मू कश्मीर, तो एक दुविधा आकर खड़ी होती। आज भी पार्लियामेंट में बहुत झगड़ा था, 3 लाइन व्हिप था, यानी अगर मैं व्हिप को ना मानूं तो सदस्यता भी जा सकती। मैंने कल सुषमा जी से जानबूझ के नहीं पूछा, मैंने टिकट करा लिया 1:35 की फ्लाइट, और मैंने जब वो झगड़ा होने लगा, फिर मैंने सुषमा जी को कहा कि दीदी मुझे जम्मू जाना है,
जम्मू जाने का टाइम है, वो पता नहीं पार्लियामेंट है। और आपको पता है मैं कोई बैक बेंचर तो नहीं, मैं फ्रंट रो वाला हूँ, मतलब सेकंड रो में मेरी सीट है। वो कोई तुष्टिकरण नहीं कहीं आपको लगे मेरा नाम शाहनवाज हुसैन है इसलिए मुझे वहाँ बैठाया गया है, क्योंकि मैं एक्स कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ इसलिए मेरी सीट वहाँ पर सेकंड रो में है। तो अगर मैं नहीं रहूं तो दिख जाता है, मतलब पीछे पीछे कहीं बैठे चुपचाप निकल गए तो चलता है। और पार्लियामेंट के अंदर सुषमा जी के साथ है, उनके इशारे पे सब कुछ करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि आज कैसे जा सकते हो? फिर मैंने उनके कान में कहा जी वो इंद्रेश जी का कार्यक्रम। आप जानते हैं मैं इंद्रेश जी का नाम कैसे कैसे लेता हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, देख लो, पता कर लो हाउस का क्या है, क्योंकि सुषमा जी तो जाके स्पीकर से, सेक्रेटरी जनरल से या और लोगों से, अदर पार्टी से नहीं बात करेंगी, वो हमें कहती हैं, हम जाते हैं। तो मैंने जाके पवार साहब के कान में बात किया। मैंने कहा देखिए अगर आप बिल पास करेंगे तो आज कल ही मैंने कह दिया था कि टेबल वेबल हम लोग गड़बड़ होने वाला है, संसदीय मर्यादाओं को तोड़िए मत। भ्रष्टाचार पर देश नाराज है और आप जबरदस्ती पार्लियामेंट चलाना चाहते हैं और हम पर इल्जाम देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे। दोनों का क्या होना चाहिए? कहता साहब ये दोनों हाथ से लूटे और हम दोनों हाथ से ताली बजाकर इनके गलत काम पर पार्लियामेंट में बैठकर क्लैपिंग करते रहे, इसके लिए हमें अवाम ने चुनकर नहीं भेजा। मेरे यहाँ से, मैं भागलपुर से सांसद हूँ, तो मेरे यहाँ के लोगों ने तो मुझे ही सरकार में भेजा। उनको उम्मीद तो ये थी कि सरकार बनेगी, नहीं बनी, नंबर कम आया तो हम विपक्ष में। पवार साहब ने कल से ही मेडिएट किया पीछे, लेकिन आज पता लगा कि 12 बजे साझेदारी हो जाएगा, तो वंदे मातरम हो गई 12 बजे, और वंदे मातरम हो और उसमें शाहनवाज हुसैन न हो, ये भी सही नहीं। तो मैंने फ्लाइट ही, मुझे पता लग गया था, मैंने कल ही रात में खबर कर दिया था, क्योंकि मेरे अदर पार्टी में भी रिश्ते हैं। अब अदर पार्टी में रिश्ते का मतलब ये मत समझिएगा मैं अपनी पार्टी का 24 कैरेट का सदस्य, मतलब उसमें हमारी पार्टी मेरे पर विश्वास करती है, इसलिए मैं बातचीत कर सकता हूँ लीडर के बिहाफ पे। तो मेरे जो सोर्स थे उसने बता दिया कि आज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, क्योंकि जो कोल स्कैम में सीबीआई ने जो ड्राफ्ट को बदला है प्रधानमंत्री को बचाने के लिए, सीएमओ के अधिकारियों ने जो उसमें बदलाव किए, लॉ मिनिस्टर ने जो बदलाव किए, और उस पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार आने वाली, फिर पार्लियामेंट में क्या मुंह लेकर ये आएंगे, इसलिए कांग्रेस आज साइनेडाई नहीं हुआ, साइनडाई का मतलब, लेकिन कांग्रेस के साइनेडाई संसद का नहीं है, ये कांग्रेस के लिए साइनडाई है। ये क्योंकि वो जवाब नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है तो किसने आपको अधिकार दिया ड्राफ्ट को चेंज करने का? और उन्होंने कहा कि सीबीआई सरकार की तोता बन गई, सरकार की मिट्ठू बन गई, और जो लोग जिनके खिलाफ जांच चल रही है उनका अधिकारी ड्राफ्ट कैसे देख सकता है? तो आज बड़ी फटकार लगी। इसलिए जब मैं आया तो पहले टेलीविजन वालों ने, क्योंकि मैं बीजेपी का प्रवक्ता भी हूँ, इसलिए मेरे से यहाँ पे सवाल। लेकिन जब मैं वहाँ से चलने लगा तो मेरे मीडिया सेल कन्वेनर श्रीकांत शर्मा जी का फोन आया। उन्होंने कहा साहब आज कर्नाटक का रिजल्ट आया और अब आप प्रवक्ता हैं, मैं और प्रकाश जावड़कर और निर्मला सीतारमण, यही 3 पुराने प्रवक्ता हैं, और आज कर्नाटक की गिनती है। आज वहाँ पर रिजल्ट हमारे लिए, हमारे अनुरूप नहीं आया है, तो आज तो वकील अच्छा बैठाना पड़ेगा। तो मैंने कहा जम्मू से करेंगे, लेकिन जम्मू से कोई उस तरह का साधन नहीं। मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से पूछा, यहाँ से कुछ लाइव हो सकता है, डिबेट हो सकता है? मुझे लगता था कि यहाँ से हो सकता है, इसलिए मैंने टिकट कल की कराई 9:40। महेंद्र जी आपके साथ ही आप भाषण कर रहे थे, अभी फोन आया कि वो फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो कश्मीर से के कार्यक्रम में आने के लिए
आज कर्नाटक का रिजल्ट, सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसके साथ मेरा जम्मू आना, तो ये सारी चीजें होते हुए भी मेरे लिए, वो कहते हैं ना, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। तो आज मैं देश के लिए जम्मू कश्मीर आया, क्योंकि इंद्रेश जी दल के लिए नहीं, देश के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़े, पार्टी में आदमी जुड़ता है तो सोचता है कुछ मिल जाए, टिकट मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, तो बड़ा पद मिल जाए, पद न मिले तो कुछ और मिल जाए। लेकिन इंद्रेश जी की जो सेना है, तो इंद्रेश जी ने यहाँ लोग तैयार किए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के, ये पद के लिए नहीं, ये देश के लिए काम करने वालों का समूह है। और मैं मानता हूँ कि जो समूह छोटा भी, लेकिन अगर वो जिस तरह से देश के लिए काम कर रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई जब शुरू हुई थी तो बहुत बड़ा समूह नहीं था। समूह छोटा होता है तो ज़्यादा मेहनत करते हैं, और छोटे समूह को आपने बड़ा भी कराया। मैं इंद्रेश जी उस विषय को छोड़ रहा हूँ, जो विषय आपने लिया है मैं उससे अपने आप को संबद्ध करता हूँ, क्योंकि जो बातें इंद्रेश जी के मुख से आ गई वही बातें अगर मैं कहूँगा तो मेरी वो क्षमता नहीं है कि मैं इंद्रेश जी के स्तर को टच कर सकता हूँ। इसलिए जो जम्मू कश्मीर को लेकर उन्होंने बातें कही है, मैं उससे अपने आप को संबद्ध करता हूँ। और मैं मानता हूँ इस बात को कि इस देश में धारा 370 जब लगी थी तो इतनी मेहनत नहीं हुई थी लगने, जितना खत्म करने में पहाड़ टूट रहा है। 1 मिनट का काम, इच्छा शक्ति चाहिए, और इस देश की आवाम की भी इच्छा शक्ति चाहिए। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी को आपने 180 की जगह 272 सीट दे दिया होता, आज धारा 370 इस धरती पर नहीं होता। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। तो सरकार के कैबिनेट के सदस्य के नाते हमें देश चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए कई मुद्दों पर कई बार हमारे कार्यकर्ताओं की भी हमसे शिकायत होती है, आप सरकार में थे, आपने क्या किया। हम सरकार में तो रहे, लेकिन सरकार में अपने बल पर कभी हम नहीं रहे। अब वो दौर आ रहा है, दरवाजे पर दस्तक सुनाई दे रही। एक दिन आए, ऐसे तो जहाँ मीडिया के भी लोग बैठे ये सोच रहे हैं बीजेपी का कैसा तर्जुमान। अभी कर्नाटक हारा, अभी उसकी गिनती पूरी नहीं हुई, ये देश की सत्ता की बात कर रहा। कर्नाटक हम अपनी गलतियों से, कहते हैं ना कि वहाँ तो आवाम हमारे साथ ही, लेकिन कहते हैं कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं, कहीं न कहीं हम में कमी हो। और इलेक्शन में आज मैं जब आ रहा था पार्लियामेंट में तो मेरे से सवाल पूछा, तो मैंने उनके सवाल का जवाब आज अटल जी की कविता से दिया, तर्जुमान के तौर पर। मैंने कहा क्या हार में क्या जीत में, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, एक नया गीत गाता हूँ। तो हम लोग कर्नाटक से सीखेंगे, और भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई कांग्रेस, कर्नाटक का तिनका भी उसको देश में बचा नहीं सकता, ये बात उसको मालूम होना चाहिए। कर्नाटक जीते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको सबक मिल गया, कहीं खुशी कहीं गम। उनको खुशी मिली होगी 12 बजे तक, और अभी 12 बजे के बाद कर्नाटक तो मिल गया, लेकिन देश आपके पास रहेगा कि नहीं, ये देश की जनता तय करेगी। इसलिए मैं मानता हूं कि आज जम्मू कश्मीर के मसले पर बहुत संजीदा तकरीर की जरूरत है, बहुत संजीदा बात करने की जरूरत है। जज्बाती बातें कर देना, कई बार हम लोग के यहाँ वक्ता होते हैं, हम लोग के आइडियल है अटल बिहारी वाजपेयी, जो वक्ता आता है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह बोलना चाहता है, यानी जिसके जो आइडियल होंगे। तो जज्बाती बातें तो बहुत होती, अब कोई आएगा, आने के लिए तो मंच पर आकर हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई को बयान करना भी जरूरी है। आज दुनिया तरक्की कर रही है, कई बार लोग कहते हैं कि यूपी में तरक्की हो गई, गुजरात में तरक्की हो गई,
बिहार में तरक्की हो गई। मैं तो कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान की सड़कों में जाई, सड़क में तो नागालैंड में भी सड़क बनी, सिक्किम में भी बनी, दीमापुर में भी बनी। आप कहीं जाइए सब जगह, क्योंकि अपने देश की इकोनॉमी जब बढ़ेगी तो डेवलपमेंट आएगा। लेकिन आज जम्मू कश्मीर का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा। इतना बड़ा बड़ा पैकेज आ रहा है, कितने पैकेज, वो डल लेक है, अगर डल लेक में जितना पैसा आया है उस पैसा को बांट के अगर कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों के घर में भेज दिया जाता तब भी कई लोगों की गरीबी दूर हो जाती। लेकिन वो डल लेक क्या है उसमें समझ रहे हैं जैसे कीचड़ नहीं है। मैं तो कीचड़ देखता हूँ दूर से, मुझे लगता है जैसे सोने के सिक्के रखे हो। यानी वो डल लेक में कितना पैसा गया। जम्मू कश्मीर के अंदर सही कहते हैं 100-200 फैमिली है जो अंग्रेजी बोलती है, हिंदी बोलती है, पढ़ना पढ़ती है, लिखती है, और सियासत में भी उनके बच्चे आते हैं। टीवी डिबेट्स में देखते हैं कि कश्मीर का लेवल क्या। कश्मीर के जो भी नेता आते हैं वो इंग्लिश चैनल पर इतनी बढ़िया तरीके से अपनी बात को रखते। तो क्या पूरे कश्मीरी आवाम को इंग्लिश आती है? नहीं। कुछ फैमिलीज वही ब्यूरोक्रेसी में, वही सियासत में, वही बिजनेस में, वही व्यापार में है और वही आंदोलन में है, वही पत्थर चलवाते हैं, वही पत्थर खाते हैं, और वो यहाँ से भी डोनेशन ले रहे हैं और कुछ लोग उधर से भी डोनेशन ले रहे हैं, दोनों जगह का माल बांट कर खा रहे हैं। और ये जो आम आवाम है, जो कश्मीरी आवाम है, उसका दर्द सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को हो रहा है। ये सही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को उनका दर्द होना चाहिए। और जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने झेला, आज जरूरत है कि जम्मू कश्मीर के जख्म पर मरहम लगाया जाए। आज कश्मीरी आवाम का बिजनेस छिन गया, व्यापार छिन गया। आज कहा जा रहा था कि वहां से सेब और वो चरस आता। हमें तो कश्मीर के बारे में याद है कि कश्मीर की जो कारपेट है उसको छू लेने से लोगों को लगता था कि वो हैसियत होती थी कि उसको छूने के बाद लोग समझते थे कश्मीर का कारपेट देखा है, छोटा सा टुकड़ा ले लो। आज कश्मीर के कारपेट के नाम पे चाइना वाले बेच रहे। आज कश्मीरी आवाम का के हाथ से, उनके हाथ में जो जादू था, उनकी उंगली काट ली गई। आज उनके नाम पर फेक कारपेट बेचा जा रहा है। मैं तो कहूंगा जम्मू कश्मीर के लोगों की जो कुर्बानी, उसके बारे में जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। उनकी कुर्बानी को हम भुला नहीं सकते। आप बॉर्डर में रहते हैं, हम तो नेपाल के बॉर्डर में रहते हैं, यहाँ से जाते हैं पैदल, फिर वहां से चले आते हैं। बॉर्डर के हम लोग भी, लेकिन कभी कोई दिक्कत का सामना नहीं होता। लेकिन यहाँ पर बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को जो दुश्वारियां मिली, पूरी पीढ़ी चली गई सिर्फ नेताओं के भरोसे। एक नेता आएगा, हमारी तकदीर लिख देगा, और वो नेता आएगा फिर वैसा ही हो जाए। उत्तर प्रदेश वाला हाल है, जैसे वहां 2 दल है वैसे यहाँ भी 2 दल हो गए। वो बहन जी से नाराज थे तो नेताजी को वोट दिया, और नेताजी से नाराज थे तो बहन जी को दिया। यानी ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा। आज जरूरत है कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह की एक सोच पैदा की है। और मैं हरदम ये कहता हूं, मैं आजादी के वक्त में हमारे खानदान के कुछ लोग चले गए थे बाहर, लेकिन मैं अपने वालिद की बड़ी कदर करता हूँ। उनके एक आध भाई चले गए, लेकिन कहा था कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। और मैं इस बात का दर्द भी लेकर रहता हूं कि जो मेरे वालिद के भाई चले गए थे वो बांग्लादेश में बाद में मारे भी। और पैदाइशी मेरे मन में दर्द रहता है पाकिस्तान में, और मुझे इस बात का गिला भी रहता, शिकायत भी रहती। उस वक्त भी हमारे जैसे लोग होंगे इस मुल्क से मोहब्बत करते चाहते होंगे, और किया। मौलाना आज़ाद की कहानी, मौलाना आज़ाद की तकरीर, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन जब पाकिस्तान जो मजहब के नाम पर भटक, आज वहां हालत क्या है। हम खुशकिस्मत कि हम हिंदुस्तानी,
और मैं जम्मू कश्मीर के भी मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, आप अगर ये कहते हैं कि आप बड़ी तादाद में हैं कश्मीर में, तो आप ये मान लीजिए कश्मीर जन्नत कहा जाता है। वो जन्नत तब तक है जब वो हिंदुस्तान के साथ, मैं कभी पाकिस्तान गया नहीं, मैं पाकिस्तान के एम्बेसी से कभी इफ्तार का भी कार्ड आया हो तो कभी मैंने एम्बेसी में भी जाकर उनके यहाँ इफ्तार भी नहीं किया। लेकिन पिछली बार मुझे 2 बार पाकिस्तान जाने का मौका मिला, एक बार यशवंत सिन्हा जी का डेलीगेशन और एक बार स्पीकर साहिबा के साथ मैं वहां पर गया। और ये लोकसभा का रिकॉर्ड, मैं नेताओं की तरह गपशप नहीं मारता कि आपके मुंह पे आया था आप जैसे, उधर गया तो उनके जैसे। मैं पाकिस्तान के सरजमी पे गया और लोकसभा टीवी के पास वो रिकॉर्ड, और मैंने उनको कहा मुझे फख्र है कि मैं हिंदुस्तानी। उनकी फॉरेन मिनिस्टर बैठी और मैंने कहा था कि आप लोगों को रात में अमेरिकन ड्रोन से डर लगता होगा, नींद नहीं आती होगी, लेकिन सैयद शाहनवाज हुसैन को किसी अमेरिकन ड्रोन से डर नहीं लगता, हम चैन की नींद सोते। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मैंने एक बार नहीं, पार्लियामेंट के फ्लोर पर 4 बार कहा है, और इसको मैं कहता रहता कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और हिंदू से अच्छा पड़ोसी नहीं मिल सकता। आप अगर रहते इजराइलियों के साथ, आप अगर रहते जाकर यूरोपियन कंट्री में किसी अहले किताब वालों के साथ, पता लगता कि जिंदगी कैसी है। इस बात को अंग्रेजी बहुत इशारों में ही कह के निकल जाना चाहता हूँ, लेकिन आज हिंदुस्तान में कहीं पर छोटी मोटी बात होती होगी। ये मत समझिए आप, कम्युनिटी भी मैच्योर हो रही। पहले लोगों को लगता था ये नेता आया, लालू यादव आ गए इसलिए बिहार में फसाद नहीं हुआ, कोई और नेता आ गया इसलिए फसाद नहीं हुआ। आज हिंदुस्तान में फसाद इसलिए नहीं हो रहे, नेता तो चाहते हैं लेकिन यहाँ की रहने वाली आवाम नहीं चाहती, इसलिए फसाद। वो आवाम इसको नापसंद कर रही। आवाम को ये पसंद नहीं है कि कर्फ्यू लग जाए, आवाम को पसंद नहीं है कि उसके बच्चे स्कूल जाने से रुक जाएं, और इसलिए आज हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर हो रही है। और मैं मानता हूं कि जब माहौल अच्छा साजगार बना, मैं कल जम्मू कश्मीर के 2 मेंबर पार्लियामेंट में उनसे बात कर रहा था और मैंने उनसे कहा, आप कह रहे हैं कि हजरत बल आपका है, शालीमार बाग आपका है, वो ले लीजिए, और मैं आपको कह रहा हूं ये लाल किला आपका, ये कुतुब मीनार आपका, ये ताजमहल आपका, इससे क्यों महरूम होना चाहिए? आप कहते हैं आपकी आबादी बहुत है, आपकी आबादी लाखों में होगी, हम हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान हैं, आप उसमें क्यों नहीं गिन रहे कि पाकिस्तान के 10 करोड़ कटे पिटे लोगों के साथ आप जाकर क्यों परेशान होना चाहते हैं? आप किस नजरिए से, अगर मजहबी नजरिए से भी देखेंगे तो हिंदुस्तान से अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, अगर आप रूहानी नजरिए से भी देखेंगे तो ख्वाजा अजमेरी कहाँ तलाशेंगे वहां जाकर? यहाँ तो डायरेक्ट चलेंगे और सीधे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पर जाने में आपको देर नहीं लगेगी। वहां से लोग आते हैं, उधर जाने वाले लोगों को वीजा लेना पड़ता है। यहाँ तो आप अजमेर शरीफ में चले जाएं, 1 दिन नहीं 10 दिन रहें, ज्यादा दिन लग जाए तो बस जाए, कोई पूछने वाला नहीं। कौन सा अंदाज बताऊं? आज किसी से भी खुली बहस के लिए मैं तैयार। ये हिंदुस्तान के अंदर इस बात को पहुंचाने की जरूरत है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ही इस काम को कर सकता है। हम सियासी लोग जब बातें करते हैं ना, जब निशान लग जाता है हमारी पार्टी का, लोग समझते हैं ये बात तो कर रहा है लेकिन बाद में इस पर मांगेगा कुछ, कहेगा इस पर बटन दबा देना। लेकिन आप बटन दबाने के लिए तो नहीं बैठे। माननीय इंद्रेश जी का तो कोई सियासी इरादा नहीं, अफजाल साहब इतने दिन से काम कर रहे, सियासी इरादा नहीं तो कुछ से कुछ बन सकते हैं। इनका भी परिचय हम लोग कराते हैं। कोई अच्छा बत्ती वाला भी काम हो सकता है, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं, जो मैंने शुरू में कहा, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। आप देश के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए शाहनवाज हुसैन आपको सैल्यूट करता है, आपको सलाम करता है। आप बहुत अच्छा
आसान काम नहीं। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज इंद्रेश जी ने एक नई राह दिखाई। मैं जानता हूँ मेरे भाषण सुनने वालों में 2-3 इंटेलिजेंस के लोग बैठे होंगे, मेरी बात को टेप कर रहे हैं, तो मुझे क्या डर है। मैं तो इनके प्रधानमंत्री के खिलाफ ही रोज बोलता हूँ, बीजेपी का तर्जुमान गेट पे बोला कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, तो फिर मैं अगर निडर न होता और इन्हीं की सरकार हमको Z कैटेगरी दी हुई, तब तो मुझे और निडर होकर होना चाहिए। मतलब सरकार बदल गई तो कैटेगरी बदल जाती। तो निडर होकर सियासत करता हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ। हमारे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी जम्मू कश्मीर के लिए अपनी शहादत दी है और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलकर आज भारतीय जनता पार्टी में हम लोग काम करते हैं। लेकिन लोगों को लग रहा होगा इंद्रेश जी कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफजाल जी के साथ वहां बैठा था, मैंने देखा, मैं रोज बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, कोई इंटेलिजेंस का आदमी सूंघने नहीं आता। मैंने देखा 2 आया, मैं तो पहचान लिया, भाई सुबह शाम मेरे साथ तो 5-6 गार्ड साथ में ही रहते हैं, तो मैं पुलिस की बॉडी लैंग्वेज तो जान ही गया हूँ। मैंने कहा हाँ बोलिए, तो उसने कहा नहीं सर इंटेलिजेंस से आए सामने। मैंने कहा अभी क्या हो गया कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे तो भारत सरकार हिलने डोलने क्यों लगती। और यहाँ पर भी आज आप काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग आपको कवर करने आए होंगे वो मायूस हुए हो। जो काम भारत की सरकार नहीं कर रही है इस मुल्क को जोड़ने का, वो काम माननीय इंद्रेश जी का राष्ट्रीय मंत्री जो यहाँ सूंघने आए होंगे वो सूंघ कर जाएंगे कि ये वतन से मोहब्बत करने वालों का समूह, जो इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। इस धारा से कोई फायदा नहीं। कश्मीर को अगर इससे, जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे कुछ मिला नहीं, बल्कि आपका लोगों ने ले लिया। ये आप जानते हैं ना, आजकल हम लोग बिहार में कह रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। खैर विशेष राज्य चाहिए हमको, हम पिछड़ गए। इंद्र जी इतिहास तो हम पाकिस्तान से डबल मैच करते हैं बिहारी। उनके पास अगर पाकिस्तान के बाद तक्षशिला है, मैं गया था देखने के लिए, जब मैं पाकिस्तान गया तो मैं, हमारे यहाँ नालंदा है, हमारे यहाँ विक्रमशिला है। ये बिहार, ये जो 3 तहजीब है, 3 बड़ी यूनिवर्सिटी तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। और आप जानते हैं मेरा सौभाग्य है कि मैं विक्रमशिला का ही सांसद हूँ। भागलपुर में ही विक्रमशिला है, तो वहाँ से मैं हूँ। तो पाकिस्तान के पास तो एक तक्षशिला चली गई है, चलिए उस पर फख्र कर ले, चाणक्य को अपना बता दे और चंद्रगुप्त पर फख्र कर ले। लेकिन चंद्रगुप्त जो थे वो बिहारी थे, जैसे गुरु गोविंद सिंह भी बिहारी थे, उस तरह चंद्रगुप्त जी भी बिहार के ही थे। और आप जानते हैं कि हम चंद्रगुप्त और गुरु गोविंद सिंह जी की सरजमी के, हम अशोक और महावीर और गौतम बुद्ध के सरजमी के, और इसलिए हम उस सरजमी से आए जहाँ बौद्ध गया है, जहाँ अमन की बात होती है, अहिंसा की बात होती है, जहाँ भगवान महावीर का सबसे बड़ा केंद्र है, जहाँ अमन, जहाँ अहिंसा की बात होती है। उस सरजमी के लोगों को तो अमन और अहिंसा को बोलने का पूरा हक है। इसलिए जो पाठ पाकिस्तान को पढ़ाना है वो हम लोगों से अच्छा उनको कोई पढ़ा नहीं सकता। आपने हमको यहाँ पर मदऊ किया, और मैं तो सियासी काम कर रहा हूँ, सियासत में हूँ। और आप जो सियासी काम है वो मेरी जिम्मेदारी, मेरी पार्टी मुझ पर भरोसा करती है, इसलिए पार्टी का चेहरा बनाती है, प्रवक्ता बनाती है। उस नाते जो मेरी ड्यूटी है वो मैं सुबह शाम करता ही। लेकिन मैं आज आपको इंद्रेश वचन देकर जाता हूँ कि ये पार्टी का काम मैं राजनीति के लिए करूँगा, लेकिन देश का काम राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कार्यकर्ता की तरह करूँगा। ये मैं आपको
बहुत अच्छा टॉपिक चुना और लाइन है इसका, जब इसमें तो इस दिन बैनर में लिखा था हम वतन के हम हिंदुस्तानी जम्मू कश्मीरी हिंदुस्तान। वो मीडिया के लोगों ने वो लाइन देखी थी तो वो बड़ी पसंद की गई थी लाइन। यहाँ पर जो आज 2 दिन का मुहब्बे वतन मुस्लिम तहरीक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का सेमिनार हुआ है, ऐसे तो इंद्रेश जी की बात को मैं सुन रहा, यानी मैं आज सिर्फ सुनने ज़्यादा आया था, लेकिन इंद्रेश जी ने हुक्म दिया तो उनके हुक्म की भी इज्जत रखनी। अगर इंद्रेश जी ने ये हक दिया कि उनके बाद मैं 2 शब्द रख सकूं, इसलिए मैंने कोशिश की है अपनी बात रखने की। और मैं फिर उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जो बैठा हुआ समूह है, ये सिर्फ ये आंदोलन जम्मू कश्मीर का ही नहीं है, ये मुल्क का आंदोलन बनेगा। और इस देश में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के बैनर पर इस देश का 25 करोड़ मुस्लिम समाज उठकर कहेगा, आगे बढ़कर कहेगा कि धारा 370 समाप्त करो, और वो जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ेगा। इस धारा को समाप्त करके ही हम मिलजुल कर रह सकते हैं, ये सोच पैदा करने की जरूरत। और मेरी गुजारिश है कि इस सेमिनार को आप सिर्फ यहाँ न करें, बल्कि मेरा सुझाव है कि इस सेमिनार को देश की हर राजधानी में इस सेमिनार को करें, ताकि मुल्क के लोगों को भी लगे कि जो दर्द आप लोगों के मन में है ये आम लोगों का दर्द बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मंच की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सरपरस्त पैटर्न और मार्ग जनाब इंद्रेश जी से गुजारिश करूंगा कि वो हमारी सरपरस्ती करें और हमें और गाइडेंस दें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। एक शायर ने बड़े सुंदर अल्फाज में कहा है, जिसके पास सब कुछ हो उससे जलते, जिसके पास कुछ ना हो लोग उस पर हंसते हैं। मेरे पास आप सबके लिए मालिक से दुआएं प्रार्थनाएं हैं, इसके लिए लोग तरसते हैं। मैं मालिक से प्रार्थना करता हूँ आप सब पर खुशियाँ और खुशहाली बरसाएं। प्रेस आई हुई है और फोटोग्राफर बहुत हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हैं और प्रिंट के भी। वो कोशिश कर रहे हैं हम सबकी फोटो लेने की। बीच बीच में वो पोज बदलते हैं। जब वो पोज बदलते हैं तो मैं उनको और उनकी डायरेक्शन को देखता हूँ, तो उनको ये लगता है कि आपके चेहरे पर जरा तनाव है, फोटो ली तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर प्राइवेट सेशन होता तो उनको एक सहूलियत होती, और वो बड़े आराम से और बड़े प्यार से कहते हैं स्माइल प्लीज। आप 3 सेकंड के लिए हंसते, वो बटन दबा देते और फोटो बड़ी खूबसूरत हो जाती। अगर 3 सेकंड मुस्कुराने से फोटो इतनी खूबसूरत होती है, तो जिंदगी मुस्कुराने वाली बना ली तो कितनी हसीन और खूबसूरत होती है। शाहनवाज जी आज की मीटिंग के लिए विशेष रूप से आए हैं, और जम्मू कश्मीर उनकी एक खास चॉइस थी। मंच पर और सामने बैठे हुए भाई और बहनों को समझ के लिए एक बात सुना था। एक ही परिवार की 2 महिलाएं हैं, भाग्य से दोनों को एक एक ही बेटा है। आप जैसे कुछ सज्जनों ने उन दोनों महिलाओं को कहा ये 100 रुपया लो
और अपने बेटे से एक काम करवाओ, उनको कहो जाकर बाजार से 100 रुपए से कुछ ऐसी चीज खरीद कर लाओ, ये जो 8 बाई 8 का कमरा है ये पूरा भर जाए। एक महिला का नाम मेनका गांधी है, बेटा वरुण है। दूसरी का आप समझ ही गए होंगे कि सोनिया है, उसका बेटा राहुल। तो वरुण को मिले 100 रुपए। उसके सामने आया कि देश में गरीबी बहुत है, अनपढ़ता बहुत है, लोगों के पास सिर छुपाने के लिए या तन छुपाने के लिए कपड़ा नहीं मिला, पर कमरा तो मिला है, भरना है। इसलिए कपड़े के लिए उसने कपास खरीदा, तालीम के लिए उसने कागज खरीदे, और फिर सोचा कि कोई ऐसी चीज सहूलियत के लिए और खरीद ली जाए, और वो मुल्क की गरीबी, अनपढ़ता, बेरोजगारी खत्म करने के लिए चंद चीजें खरीद कर लाया, उनको थोड़ा फैलाया और उस कमरे में फेंकना शुरू किया। कमरा भरता चला गया पर थोड़ा अधूरा रह गया। अब दूसरी की बारी, उसने अपने बेटे को दी। बाजार गया, होशियार भी था, चालाक भी था, उसने 1 रुपए की एक मोमबत्ती खरीदी, कमरे में जाकर जलाई और सारा कमरा प्रकाश से भर गया। लोग बहुत खुश हुए, तालियां बजाई, उन्होंने कहा कमाल 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 कमाल। और आप जैसे कुछ समझदार बैठे थे, उन्होंने कहा कमरा प्रकाश से तो भर गया, ये तो सच है। वो 100 लेकर गया था, 100 खर्च के आया, ये 100 लेकर गया था, 1 खर्च के आया, वो 99 कहाँ नहीं। मुझे लगता है कि आप कहाँ मार खा रहे हैं और देश कहाँ पिट रहा है, इससे आपको समझ में आ गया। कभी कभी हम अंदर झांक कर नहीं देखते चीज क्या है और ठीक क्या है, उसकी असलियत क्या है। हम बहुत ऊपर से जिंदगी जीकर चले जाते। और आप जैसे कुछ समझदार थे, उनका प्रश्न सीधा खड़ा था, 99 कहाँ गया। मैं इसलिए कहता हूं कि जिस समय मुझे सीबीआई एनआईए ने थोड़ा पूछताछ के लिए बुलाया तो बाद में प्रेस में आए, तो मुझे उस समय फाइनेंस सेक्रेटरी रहे थे जब मिस्टर राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। अब तो रिटायर है, वो मिल गए। उनके साथ जो और अफसर मंत्री रहे थे वो भी मिल गए, सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट पार्टी के लीडर, और उनको सर्व किया था। और वो मुझे कहने लगे कि दुनिया के अंदर और हिंदुस्तान में टीवी पर एक खबर चल रही थी, देश के प्रधानमंत्री ने 100 रुपया रिलीज किया जनता के वेलफेयर के लिए, और जब रिलीज होकर वो चलना शुरू हुआ तो सबने पहला सीन देखा था 100 रुपया रिलीज हुआ। जब आप जैसे लोगों के पास पहुंचा तो आपने कहा साहब ये तो 15 ही है, 85 कहाँ गया। तो भेजने वाले ने 100 भेजा, जनता को 15 मिला, पर दरवाजे पर खड़ा हुआ फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस सेक्रेटरी कहता है हमने भी टीवी पर देखा कि 100 रुपया रिलीज हुआ, पहुंचते पहुंचते जनता के पास 15 पहुंचा, पर हम दरवाजे के बाहर खड़े थे। जब वो बटन दबकर 100 रिलीज होकर दरवाजे से बाहर निकला पीएम के, तो हमने देखा कि हमारे हाथ में तो 90 है और हिसाब हमें 100 का देना है, और प्रधानमंत्री ने कह दिया है मैंने 10 रख लिया है, तुम भी हिस्सा रख लेना। तो हमने अगर 5 रख लिया तो 85 खर्च करेंगे, पर हिसाब 100 का बनाना। हिंदुस्तान कहीं ना कहीं इसको अनदेखा कर रहा है, आज भी कर रहा है। तो मैंने उस फाइनेंस सेक्रेटरी को कहा, मैंने कहा आप इतने बुरे होने के बाद बोल रहे हो, क्योंकि अंग्रेज जी अभी डर लगने लगा है कि मालिक कहीं नर्क में ना भेजे, इसलिए सोच रहे अपना नर्क सुधारने के लिए सच बोलने की हिम्मत करें। हम हिंदुस्तान में इसलिए नहीं जन्मे थे था
कि सत्ताएं बेवकूफ बनाएगी, हम बेवकूफ बनकर एक बलात्कारी, अपराधपूर्ण, भ्रष्टाचार से ओत-प्रोत, जहां पर माँ का और मातृभूमि के सौदे समझौते होते चले जाएं। ऐसे मुल्क के लिए हमने जन्म नहीं लिया था, ऐसे मुल्क के लिए हमने पढ़ा भी नहीं था, ऐसे मुल्क के लिए अपने नसीब को हमने लिखने के लिए और हिम्मत भी नहीं की। मालिक ने भेजा भी इसलिए नहीं। और इसलिए आज प्रश्न खड़ा होता है, तो इसलिए मेरे से पूछते हैं कि बेईमान बलात्कारी जीतते क्यों हैं। मैंने कहा राज करने के लिए मालिक ने राक्षसों को भी टाइम दिया है और सज्जनों को भी दिया है। इसलिए राज तो रावण ने भी किया, कंस ने भी किया, नादिर शाह और चंगेज खान ने भी किया, औरंगजेब, इस जो सारी परंपराएं थी दहशत को फैलाने वाली, उन परंपराओं के अंदर ब्रिटिश के लोगों ने भी किया। ब्रिटिश की जिस गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के जिन लोगों को ये कहा था कि तुम आतंकवादी हो, गद्दार हो, अपराधी हो, हमने कहा नहीं साहब ये देशभक्त। 60 साल पहले की पुस्तक ने उनको लिखा था ये अपराधी और गद्दार हैं। 60 साल बाद के हिंदुस्तान ने दुनिया को बताया कि नहीं यही देशभक्त है। इसलिए सच अल्टीमेटली जीतता है, पर उस सच को जानना और उसके साथ खड़े होने के लिए साहस लगता है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर और मुस्लिम मंच के मुद्दों की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, उसकी भूमिका में कुछ बातें कह रहा हूं। मुझे अभी पटियाला यूनिवर्सिटी के लोगों ने बुलाया था, बहुत देर नहीं हुई है, 7 दिन पहले, और उसमें जितने काउंसलिंग करने वाले एक्सपर्ट्स हैं शहर के, वो लोग भी बुलाए गए थे। इसलिए कुलपति थे, प्रोफेसर थे, बड़े बड़े वकील थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और बहुत जो काउंसलिंग करने में किसी भी बालक के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए दी बेस्ट राय दे सकते थे, ऐसे लोग। मैंने उन सब के सामने बोलते हुए कहा, मान लो देयर आर 3 ग्रुप्स, ऑल आर लिविंग ग्रुप्स, वो मरे नहीं है, जिंदा है। पहला ग्रुप है जिसमें झांसी की रानी है, बहादुर शाह जफर है, तांतिया टोपे है, अजीमुल्ला है, नाना शाह पेशवा आदि आदि। दूसरा है जिसमें सुभाष है, सावरकर है, लोकमान्य तिलक है, जिसमें लाला लाजपत राय, अरविंद है। तीसरा है जिसमें अशफाक है, भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, राम प्रसाद बिस्मिल है, राजेंद्र लाड़ी है, चंद्रशेखर आजाद है, वासुदेव बलवंत फड़के है, और चारुलता है उसके अंदर, और उधम सिंह है, प्रफुल्ल चाकी है। ये सारे ग्रुप में बड़े नौजवान लोग। मैंने कहा कि आज ये जिंदा है, आप इनका काउंसलिंग करें। तो काउंसलिंग वाले लोग उठे, पहले ग्रुप के पास गए, लीडर के रूप में झांसी की रानी थी। उन्हें कहा तू 23 साल में, झांसी पर तेरी हुकूमत थी, तुझे कोई उस समय ऐसा माँ बाप नहीं मिला और बुजुर्ग नहीं मिला तेरे को अकल देता, काहे को पंगा लिया अंग्रेज हुकूमत से। मैं झांसी नहीं दूं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेती, 50 साल राज तो करती, कितना सुख भोगती। एक छोटे से पंगे का परिणाम क्या निकला, हुकूमत गई, तुझे निकलना पड़ा, ऐसी मौत मरना पड़ा, किसी एक झोपड़े में जलाया। और वैसे समझौता कर लेते तो महारानी की जिंदगी जीती और महारानी के रूप में, और मौत तुझे नसीब होती, कितना खुश नसीब तेरा भाग्य होता। वो काउंसलिंग करके चले आए, उन्होंने उसको ठीक रास्ता दिखा दिया। फिर वो गए सुभाष के पास, लाला लाजपत राय, ऐसे सारे ग्रुप के पास। कहने लगे ओए लाला जी, तूने नारा लगाया साइमन कमीशन गो बैक, वो साला आई 1 महीने के लिए था, आना तो चले जाना था, तेरे नारे से थोड़ी जाने वाला था। नारा लगाया तो खाई मार, बहाया खून, बेमौत मरा। अगर तू नारा नहीं लगाता साइमन कमीशन गो बैक का, थोड़ा अंग्रेज हुकूमत से कॉम्प्रोमाइज कर लेता, यू आर ए बेस्ट लायर,
अंग्रेज हुकूमत तुझे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बना देती, इंटरनेशनल ज्यूरी के लिए तेरा नाम रिकमेंड कर देती, तो हिंदुस्तान का बढ़िया जज और इंटरनेशनल ज्यूरी के अंदर तेरा नाम प्रमोट हुआ, ऐसा एक जज बनकर जिंदा रहता। तेरे को कोई अकल देने वाले माँ बाप और बुजुर्ग नहीं मिले थे, कोई बुद्धिजीवी सियाने आदमी नहीं मिले थे। उसने सुभाष को कहा, ओ तू आईसीएस बनकर आया था, कलकत्ता का कमिश्नर हो गया, दिल्ली चलो। भला इसमें कौन सी शेखी है साहब? सबको पता है दिल्ली जाना चाहिए, कैपिटल है, ट्रेन में बैठ जाओ दिल्ली चला जाएगा, साहब जहाज में बैठ जाओ दिल्ली चला जाएगा, ट्रेन में बैठ जाओ, कार में बैठ जाओ दिल्ली चला जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये फालतू का है जो कोई भी दे देगा तुझे। तूने नारा लगाया, अरे तू थोड़ा करता, कमिश्नर बना था तो बंगाल का चीफ सेक्रेटरी हो जाता, परसों हिंदुस्तान का होम सेक्रेटरी हो जाता, कितनी आन बान शान होती। क्या हुआ, धक्के खा के हिंदुस्तान से निकलना पड़ा और ऐसी मौत मिली कि आज तक पता ही नहीं लग रहा तू जिंदा है कि मरा है, मरा भी तो कहां मरा। एक बात पक्की है, अगर इन सब की ये काउंसलिंग हो जाती तो मैं और आप आज गुलाम होते, हमारी इज्जत और आजादी नहीं होती। हम किसी विदेशी के तलवे चाट रहे होते, हम किसी की ठोकरों के नीचे कुचले जा रहे होते, हमारा अपना कोई सम्मान नहीं होता, अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं होती, अपना कोई देश नहीं होता, अपना कोई स्वाभिमान नहीं होती, अपनी कोई शिक्षा नहीं होती, अपनी कोई संस्कृति नहीं होती। इसलिए जिन्होंने कुर्बानियां दी उनसे आजादी मिली, जिनके प्रदर्शनों और समझौतों से भारत माता का विभाजन हुआ वो आजादी के ठेकेदार बन गए, इससे बड़ी देश का दुर्भाग्य और बदकिस्मती नहीं हो सकती। देश ने सच और सही को समझने में कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं कहा करता हूं, जिस घर की मीटिंग में, जिस धार्मिक सभा में, मस्जिद की है कि मंदिर गुरुद्वारे की है, जिस जाति के सम्मेलन में, जिस सरकार की प्रशासन की सभा में, जिस राजनीतिक दल में, उसके वर्कर के लिए, उसकी संतान के लिए, उसके भगत के लिए, उसकी जातीय और फॉलोवर के लिए देशभक्ति, समाज सेवा और नैतिक जीवन मूल्य नहीं, वो आदमी तो देती है प्रधानमंत्री के रूप में, पर वो आतंक को पालता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, महंगाई को और खाने के लिए भेजता है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता। जब मैं इंजीनियर करके बनकर निकला था तो घर के, परिवार के, गांव के, जाति के लोग बहुत खुश थे, हम भी खुश थे। पर 20 साल बाद मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ। आज मैं उस प्रश्न को आपको जानबूझकर कहते ही तुरंत और कुछ अन्य विषय में चला जाऊंगा जो आज से संदर्भ में जुड़े हैं। मेरे ऊपर 4 साल में 40 लाख हिंदुस्तान की सरकार ने और शिक्षा संस्थान ने खर्च किया। इंद्रेश जी शुड बी ए गुड इंजीनियर। पर 20 साल के बाद मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा था और आज 40 साल के बाद और गंभीर खड़ा है कि पूरी हिंदुस्तान की सरकार को और शिक्षा संस्थान ये मुझसे प्यार करता था या मेरे से उसको दुश्मनी। उसने मेरे ऊपर 4 साल में 40 लाख खर्च के एक अच्छा इंजीनियर बनाने के लिए तो बहुत मेहनत की और 100 एक्सपर्ट भी लगाए, इतने बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर दिए कि अद्वितीय थे अपनी शिक्षा में, पर उन्होंने मेरे ऊपर 4 दिन में 4000 रुपया इस बात के लिए खर्च नहीं किया इंद्रेश जी एक अच्छे आदमी भी होने चाहिए। मुझे समझ में नहीं आया सरकार और इंस्टीट्यूशन ये मेरा दोस्त है कि दुश्मन। यहाँ से समस्याओं के जन्म होते हैं, इन्हीं में से समस्याओं के समाधान मिलते हैं। इसलिए ये समस्याओं की जननी भी है और यही समस्याओं के समाधान की भूमि भी। और इसलिए 1954 में पंचशील समझौता हुआ। हमने कह दिया तिब्बत चीन का हिस्सा। उसने 12 लाख तिब्बती कत्ल किए,
59 में तिब्बत हड़प लिया, 62 में हिंदुस्तान पर हमला कर दिया, कैलाश मानसरोवर पराया हो गया। भारत का प्रधानमंत्री कह बैठा घास का तिनका नहीं उगता ऐसा। 47 में कबायली सेना आगे बढ़ी, हमने 48 में सीज फायर किया और यूएनओ चले गए। भारत के प्रधानमंत्री के लिए ये माँ और मातृभूमि नहीं थी, भूमि थी, इसलिए उसने सौदा और समझौता किया। हमारे लिए ये माँ और मातृभूमि है, माँ और मातृभूमि के लिए कुर्बानियां दी जाती है, सौदे समझौते नहीं दिए जाते। और उसी दुर्भाग्यपूर्ण कथन को 50 साल बाद फिर सुनने को मिला। यह लोकल मसला है, 19 किलोमीटर अंदर घुसना है। वहां कौन सा सब जनसंख्या थी जो चीनियों से झगड़ा कर रही थी तब? मैं आप जम्मू के डोगरे से और कश्मीर के कश्मीरी से, लद्दाख के लद्दाखी से पूछता हूँ, तुम कौन सा चीनियों से पंगा लिए हुए थे? देश के प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य होता कि हम वो हिंदुस्तान है जिसका हर नागरिक अपने खेत की, अपने मकान की, अपने दुकान की, अपने कल कारखाने की 1 गज जमीन पर पड़ोसी कब्जा करने लगे, अपना हो या पराया हो, तो हम जिंदगी लड़ने भर में लगा देते हैं। हमारे वतन की 1 गज जमीन पर कोई नापाक कदम पड़ा तो 121 करोड़ का हिंदुस्तान उसको मुंह तोड़ जवाब देगा, पर मां और मातृभूमि का सौदा नहीं सहन करेगा। उसको कहते हैं हम भारत का प्रधानमंत्री। हम इसलिए तो नहीं जन्मे हैं, हमारी मां और मातृभूमि का सौदा हो जाएगा। बेटी जन्मी 5 साल की थी कि 15 की, 25 की, 50 की, 85 की, इज्जत लुट गई। उसने उसको बेटी समझा नहीं, मां समझा नहीं, औरत समझा, इसलिए बलात्कार को पाल ली। हमने हिंदुस्तान के अंदर सृष्टि में संदेश दिया था। जब सीता का अपहरण हुआ था तो राम रावण के पास एप्लीकेशन लेकर नहीं गए थे कि साहब कानून तय होना चाहिए, औरत की इज्जत कैसे करनी है, उसका अपहरण करना ये कानून है कि गैर कानूनी है, इसकी सजा कौन सी। वो अपने ससुर के पास नहीं गए थे, दशरथ जनक के पास, कि इसके लिए कोई नियम बना। वो भरत के पास भी नहीं गए थे। उस समय पृथ्वी के ऊपर अयोध्या और जनकपुरी ये दुनिया, हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे। राम दोनों में से किसी को अपील करने के नहीं गए थे। उन्हें कहा ठीक है बेटा, तुमने चुराया है, चलेंगे लंका में, रण क्षेत्र से जाएंगे। 18 दिन के अंदर लाखों की लाश बिछाकर उन्होंने पूरी सृष्टि को कह दिया अगर नारी का अपमान होगा तो उसके लिए कुर्बानी हो सकती है, उसका अपमान नहीं सहा जा सकता। आप जो बलात्कारी को पालता है उसको अपील करते हैं कानून बनाओ, जो भ्रष्टाचार को पालता है आप उसको अपील करते हैं कानून बनाओ, जो मातृभूमि का सौदा समझौता करते हैं आप उसको अपील करे हो कि इसको मां समझो। ये नहीं चलेगा। और इसलिए आज हिंदुस्तान किसी एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है। मुझे लोग कहते हैं गलत लोग हैं, मैंने कहा गलत लोग जीतना कोई खास बात नहीं, पर मैंने और आपने गलत को क्षमा कर देना और उनके जीतने के लिए मौके देते रहना, ये पाप नहीं करना। सत्य का और सही के जीतने का समय 10 साल बाद भी आ सकता है, 5 साल बाद भी आ सकता है, 15 साल भी आता है, पर वो आता है। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। परंतु जो ये कह दे कि गुंडा है, भ्रष्टाचारी है, बलात्कारी है, आतंकी है, उसको पालता है, देशभक्तों को सताता है, ये जीता है साहब, ये सच और सही है। उससे बड़ा पाप और अपराध आदमी ने मूर्खतापूर्ण ढंग से कभी करना नहीं चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक सोच रही, इस देश का करोड़ों करोड़ जो मुसलमान है, ईसाई है, ये अन्य मत पंथों के लोग हैं, ये धरती से भारत के, पूर्वजों से ये भारतीयों के, जाति उपजातियों में से ये भारतीयता के,
भाषा बोलियां भी इनकी यहीं की है, रीति रिवाज और तहजीब और परंपराएं भी यहीं की हैं, केवल मजहब बदला है। मजहब बदलने से राष्ट्रीयता नहीं बदलती। मैंने पिछली बार की एक सभा के अंदर एक उदाहरण दिया था, उसको जानबूझकर दोहराता हूं। ढाका, बांग्लादेश, 1940 में एक मोहम्मद दिन जन्मा और एक मोहनलाल जन्मा। जन्मे थे तो रजिस्ट्रेशन हुआ था ये हिंदुस्तानी है, भारतीय है। 1960 में जब जवान हुए तो लिखा गया ये पाकिस्तानी है, दुनिया ने भी कहा है पाकिस्तानी। 1980 में और 2010 के अंदर जब वो बुजुर्ग हुए तो आज बोला जाता है ये बांग्लादेशी है। थोड़ा सा जोर लगाइए साहब, कल फिर से हिंदुस्तानी हो सकते। अगर जाति से और मजहब से वतनियत होती, कौमियत होती, तो उस मोहनलाल और मोहम्मद दिन की राष्ट्रीयता 3 बार भी बदलनी चाहिए। 3 बार बदली है तो चौथी बार भी बदल सकती। इसी उदाहरण को देते समय मैंने कहा था, इन 1986 आई एड्रेस द फर्स्ट मुस्लिम ऑडियंस इन राजौरी। शहर के अंदर जो मस्जिद है उसके मैदान के सभागार के साथ, वहां की म्यूनिसिपैलिटी का सभागार है, थोड़ी मस्जिद की जगह पर है, थोड़ी सरकारी जगह पर, शायद मिलजुल कर समझौते में तय हुआ। बुलाए उस समय जम्मू कश्मीर के एक मुसलमान नेता थे, कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर भी थे। एक घटना में मेरी पहचान हो गई, कहने लगे आपको बुलाना है। उन्होंने बुलाया, राजौरी में बुलाया, उस प्रांगण में तय किया बोलना, मुझे संघ के विचार पर बोलना। मुझे मालूम नहीं है, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, स्पेशल आईजी वगैरह, वहां का डीएम, एडीएम, एसडीएम, सारी फौज थी, हाल घुस कर भरा। पता नहीं मां भगवती की क्या कृपा हुई, मालिक की क्या रहमत बरसी। मैंने कहा साहब बहुत मतभेद हैं पर कुछ बातों में बहुत साझापन है। जो जन्मता है वो मरता है। पाकिस्तान की जन्म तिथि, सामने जमात इस्लामी के 2 लोग बैठे थे, एकदम बोल उठे। 14 अगस्त 1947 रात को 12 बजे अशोक जी बैठे हैं, ब्राह्मण है, टेबड़ा बना सकते हैं क्योंकि डेट एंड टाइम दिया। मैंने कहा बांग्लादेश की जन्म तिथि बताओ, तो कहने लगे 16 दिसंबर 1971 दोपहर 11:47 जब कॉम्प्रोमाइज लिखा गया। मैंने कहा आपने प्यारे वतन भारत की, हिंदुस्तान की जन्म तिथि बताओ। हिंदुस्तान आज जन्मा है इसलिए अमर है, ये दोनों जन्मे हैं। अब डेट ऑफ डेथ तो मालिक के पास होगी, मेरे पास नहीं। शैतान की कोख से जन्मी चीजें कभी जिंदगी के अंदर स्थायी नहीं होती है। जो उनको स्थायी मान लेता है उससे बड़ा पाप नहीं होता। अब इसलिए सारी ऑडियंस मुझे घूर कर देखने लगी। इस सज्जन का पहला डायलॉग है, इतनी सेंसिटिव सिटी में है, इतनी सेंसिटिव ऑडियंस में है, पर सच की और सरलता की ताकत क्या होती है इसकी अनुभूति मैंने जिंदगी में उस दिन की। मैं जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ खेल कर गया। कुछ ऐसे पृष्ठ हैं जो आपको जिंदगी में किसी को भी कभी कल्पना में नहीं आएंगे कौन से हैं। उन पृष्ठों में से इस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जन्म की भूमिका बनी। क्योंकि जब मैं हजरत बल गया था तब मैंने वहां प्रश्न किया, मैं इंद्रेश कुमार या इबादत कर सकता हूं कि नहीं। दूसरा मैंने प्रश्न किया, मेरी इबादत मालिक कबूल करेगा कि नहीं। तीसरा, मालिक केवल अरबी और फारसी में सुनता है कि मेरी जुबान भी सुनता है कि नहीं। और जब मैं इबादत करूंगा वो कबूल कर लूंगा तो ना मेरा नाम बदलेगा ना मेरा दीन मजहब बदलेगा, मैं जो था वही रहूंगा। तो आप बताओ मैं इबादत कर सकता हूं कि नहीं। अब वो लगे कश्मीरी में कुछ बोलने और पश्तो में, थोड़ी थोड़ी मुझे भी आने लगी। मैंने कहा परेशान मत होइए, लिखा है रबुल आलमीन, रब सारे आलम का है, रबुल मुसलमान नहीं है। किताब बदलोगे तो शैतान कहलाओगे, काफिर कहलाओगे और सारा इस्लाम तुम्हें मार देगा।
किताब बदल नहीं सकते, तो फिर मैं भी उसके आलम में आता हूँ, और उसके आलम में आता हूँ तो मैं इबादत कर सकता हूँ। इबादत कर सकता हूँ तो मेरी जुबान में मेरी इबादत भी सुन लेगा और मुझे आशीर्वाद देकर मेरे ऊपर रहमत भी बरसा सकता है। कमेटी ने कहा साहब आपकी सुन लेगा, शायद हमें बेईमान घोषित करके वो ना सुने। पूजा पत्तियां बदलने से ईमान नहीं बदलता। और इसलिए मैंने जब तालीम की आगाज की तो दीनी तालीम चाहिए, ताकि अपने अपने मजहब को समझकर आदमी इंसान बने। क्योंकि नारा सबने एक ही लगाया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। जब नहीं सिखाता पर इस पर झगड़ा क्यों करते रहते? दोहरी जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। अगर नहीं सिखाता तो झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर झगड़ा होता है तो ये पंक्ति नहीं बोलनी चाहिए। अगर ये पंक्ति सही है और झगड़ा होता है तो समझ लेना चाहिए कि फिर आदमी शैतान है, वो आदमी इंसान नहीं। और इसलिए बनना चाहिए दुनियावी तालीम तरक्की करे, वतन से मोहब्बत की तालीम, ताकि ईमान वाला बने। और इसलिए मैंने मुसलमानों को कार्यक्रम सुझाते हुए पिछले साल कार्यक्रम दिया, 2 साल पहले शबे रात आई थी, हम श्राद्ध करते हैं, इसलिए मैंने हिंदुओं में भी दिया और मुसलमानों में भी आगाज की कि आप श्राद्ध में अपने बुजुर्गों के लिए करेंगे, वो शबे रात के अंदर अपने पुरखों के लिए इबादत करेगा। और इस इबादत में अपने अपने पुरखों के लिए करते हुए एक और चीज जोड़ दो, जिन कुर्बानियों से मेरी और आपकी जिंदगी खुशबूदार और रोशन होकर इज्जत और आजादी वाली बनी है, उन सब कुर्बानियों को मालिक स्वर्ग देना, जन्नत देना। हम एक हो जाएंगे, दुनिया की ताकत इसके एक गज जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेगी, हुकूमत उसका सौदा करने की हिम्मत नहीं करेगी। और इसलिए सैकड़ों कब्रिस्तान के अंदर झांसी की रानी के, मदन मोहन मालवीय के, सुभाष के, इन सब के साथ लगे फोटो भी, और उन्होंने इन सब के लिए इबादत की। और श्राद्ध करने वालों को मैंने कहा अपने पुरखों के साथ साथ इन कुर्बानियों, जो कुर्बानियों का सगा नहीं हो सकता वो मुल्क में और खुदा के खलकत में किसी का सगा नहीं हो सकता, क्योंकि उससे कीमती और उससे अजीब चीज कुछ नहीं होती। वही सबसे पवित्र है, वही सबसे मूल्यवान। और इसलिए मेरे से कभी कभी पूछते हैं, मैं ग्वालियर था एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, पूछ लिए एक अच्छे मुसलमान की परिभाषा बताओ। मैंने कहा उससे पूछ जो बता सकता है, मैं तो हुई नहीं, आप इतना है। मैंने कहा साहब जन्नत नसीब करने के लिए एक बार हज जाए, पर जब जरूरत पड़े जिंदाबाद बोलने की तो अरब की नहीं हिंदुस्तान की बोले। जब वतन से मोहब्बत में सिर कटाना पड़े तो अरब के लिए नहीं हिंदुस्तान के लिए कटाए, तो उसको कहेंगे ये सच्चा और हिंदुस्तानी मुसलमान। हेरा फेरी नहीं चलती साहब। वतन से मोहब्बत यह कोई बिजनेस नहीं है। और इसलिए कश्मीर हिंदुस्तान का था, है और रहेगा। जिन शैतानी ताकतों ने इसके टुकड़े करने के किए, उन्होंने जो पाप और अपराध किया, और जो शैतानी ताकतें आज वहां आतंक परोसती हैं, उन्होंने जो पाप और अपराध किया, हम उसके पाप और अपराध के भागीदार नहीं हो सकते। आजादी हमारी जिंदगी में मिलेगी कि आने वाली संतान को मिलेगी, इसके लिए भगत सिंह घोड़े खाने के लिए वहां नहीं गया। उसकी जिंदगी में नहीं मिली, मेरी और आपकी जिंदगी में मिली, पर मैंने और आपने उसकी पूजा की। अगर उसने घोड़े नहीं खाए होते और वो एक बढ़िया जिम्मेदार बन जाता, तो मेरी और आपकी क्या जरूरत पड़ेगी कि साहब उसका जन्मदिन मनाते और उसकी फोटो लेकर श्रद्धांजलि अर्पित करते। जमींदार बहुत मिलते साहब दुनिया में। Who salutes them? कोई नहीं करता।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी बनकर स्टेट के और सेंटर के हर साल 10, 20, 50 रिटायर हो जाते हैं। उनका फोटो खरीद कर घर लगाकर उनको फूल कोई नहीं कराता। इसलिए जिंदगी के अंदर कैरियरिज्म को जरूर मोहब्बत करो, और उस कैरियरिज्म के अंदर पैट्रियोटिज्म, सोशल सेंसिटिविटी और मोरालिटी, इसको तलाक मत दीजिए साहब, इसको स्वीकार करिए। मैं इसलिए कहा करता हूँ, बीवी को तलाक मत दीजिए, पैट्रियोटिज्म और मोरालिटी को तलाक मत दीजिए। देनी है तलाक तो सांप्रदायिकता को और शैतान को कहिए तलाक तलाक तलाक। 3 बार में इतनी जल्दी फैसला हो जाता है, वो कर डालना है। उस बेचारी बीवी को तलाक देकर चौराहे पर काहे को पीटते हो? उसने क्या कसूर किया? सेवा करती थी, ये कसूर किया। बीमार होते थे, दवाई और रोटी खिलाती थी, ये कसूर किया है। और आज हिंदुस्तान के अंदर ये सब है, और इसलिए कैसा अजीब मुल्क और सोच कैसी। मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं। तो आपने पहले ही पक्का कर दिया जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं है। आप कौन होते और मैं कौन होता हूं फैसला करने वाला था? मालिक से फैसला है जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का। आदमी ने शैतान बनकर ये धंधा क्यों किया? इसलिए उस शैतान को सजा मिलनी चाहिए जिसने ये धंधा किया। मैं और आप सजा क्यों भुगते? और इसलिए इस दोहरी नागरिकता ने एक ऐसे अलगाववाद को जन्म दिया है जिसमें जम्मू भी सुलगा है, कश्मीर बिछड़ा हुआ है, आतंक की भट्टी में झुलसा है, लद्दाख भेदभाव को सह रहा है। और फिर देश का आदमी, देश के बड़े नेता 2 नागरिकताएं कहें, एक पराया पूत है, एक असल पूत है। वो माँ बाप सुखी से कैसे रहेंगे? वो दिल्ली, अच्छी दिल्ली और शांत दिल्ली और सुशासन वाली दिल्ली कैसे हो सकती है जो अपनी औलाद में भेदभाव करती? कहते हैं माता कुमाता नहीं होती, दिल्ली की राज माता नहीं है, पिता है। इसलिए बाप तू बाप हो सकता होगा, शायद इसी कहावत हो। और इसलिए जो सत्ता, यानी जो माता पिता अपनी संतान से दोहरा व्यवहार करते होंगे, वो संतान को सुखी नहीं कर सकते, देश को सुराज नहीं दे सकते। सुराज वो और 5-10 साल करके जा सकते, आने वाला इतिहास उनका सम्मान करने वाला नहीं होगा, उनके ऊपर सबक देगा कि बेटा बचना, रावण मत बचना। रावण ने सबको सोने की छत दी थी, राम ने सबको बांस की और पत्थर की छत दी थी। मंदिर राम का बना, रावण का नहीं बना। मंत्र राम का बना, रावण का नहीं बना। और इसलिए आज हिंदुस्तान इसमें से जा रहा है। चीन ने कब्जा कर लिया, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, क्या उनके बाप का है ना? हमारे बाप दादा। कल्चरल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लिखी गई है अभी, आपकी कहीं नॉलेज में आई कि नहीं आई? बड़ी मजेदार, मैंने जरूर एप्रिशिएट किया उसको कुछ बातों। उन्होंने लिखा पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है, जब पूरी दुनिया में तालीम में अंधेरा होता था, पाकिस्तान के पास दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होती थी, जो तक्षक जाति के लोगों का इलाका कहलाता था। उसका नाम तक्षशिला यानी तक्षशिला था। और उसके पास कैसे कैसे महान प्रोफेसर थे। जब दुनिया भटक रही थी राजनीति और अर्थनीति में, और कुराज नहीं आए, दुनिया सूराज की तरफ जाए, और इसलिए नैतिकता भी हो और रोटी भी हो। और उस समय पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े प्रोफेसर को जन्म ही नहीं दिया, दुनिया को रोशनी दिखाने के लिए और दुनिया के सामने पेश किया, वह आचार्य चाणक्य। और दुनिया के अंदर जिस हिंदुस्तान को कहते हैं तालीम में बहुत आगे था, दुनिया को तालीम की यूनिवर्सिटियां चलाता था,
उसके बड़े बड़े बादशाह और सम्राट भी हमारे यहाँ तालीम लेने आते थे। इसलिए मगध का सम्राट, जिसको चंद्रगुप्त के नाम से दुनिया में माना जाता है, जिसने यूनानियों को सबक सिखाया था, और ऐसा सम्राट भी हमारे यहाँ पर एजुकेशन लेने के लिए आया। बिहारी था, ये कह रहे हैं कि जो कि शानवाज भी बिहारी। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया हो गया, ऐसा बड़ा घुमाकर कान पकड़ा। और वो कहते हैं कि जब सारी सृष्टि और धरती परेशान थी और उसको मार्ग नहीं मिल रहा था ग्रहों पर जाने के लिए, अनेक समस्याओं के समाधान के लिए, भाषा समझने के लिए, भाषा की गहराई में जाकर सृष्टि और ब्रह्मांड को जानने के लिए, ऐसे चौराहे पर जब दुनिया खड़ी थी, उस समय व्याकरण की जरूरत पड़ी और उस व्याकरण को पाकिस्तान ने दुनिया को दिया और उस व्याकरण को देने वाले को आचार्य पाणिनि के नाम से दुनिया जानती और मानती। अब ये कल्चरल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने लिखी है, रिलीज भी उन्होंने की। मैंने कहा कहीं से सही, इतना ही था। बाप का नाम, अपना नाम मोहम्मद दिन था, बाप का रहमुद्दीन था, दादे का नाम शामुद्दीन था, परदादे का नाम और नाम सलावत खां था और था। तो बाप का नाम, दादे का नाम, परदादे का नाम, छड़दादे का नाम, लक्कड़दादे, सड़दादे, सड़ से सड़दादा, सब जगह मान तो लिया कि साहब पुरखे तो एक ही। ये हकीकत है। देश एक है, पुरखे एक है, जाति उपजातियां एक हैं, जुबान एक है, तहजीब एक है, मजहब बदला है, ना वतन बदला है, ना वतन की मोहब्बत बदली। जब हम इस रास्ते से, इस रेल पर दौड़े, तो उसका चमत्कार था जो आज किसी ना किसी रूप में दिखता है। और इसलिए तीनों रीजन के बीच में होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की सुव्यवस्था प्रदेश में और केंद्र में कानून से स्थापित होनी चाहिए। अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए, साहब डिफाइंड होनी चाहिए। इतने वर्षों से रह रहा है, दोहरी नागरिकता नहीं चलेगी, सोतेला व्यवहार नहीं चलेगा। एक देश एक जन है, इट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और मुझे आश्चर्य होता है, 14 नवंबर 1962 का प्रस्ताव, 1-1 इंच जमीन चीन से वापस लेंगे जम्मू कश्मीर की और हिंदुस्तान की, और 22 फरवरी 1994 का प्रस्ताव, 1-1 इंच जमीन जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में जम्मू कश्मीर की है वो वापस लेंगे। इस पर 100% 62 के अंदर 31 मेंबर पार्लियामेंट मुस्लिम थे, 94 के अंदर 38 मेंबर मुस्लिम पार्लियामेंट में मुस्लिम मेंबर थे, जिसमें जम्मू कश्मीर के भी 4 या 5 मुस्लिम थे। सबके हस्ताक्षर हैं। आज जब वो कश्मीर में कहते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान से कुछ अलग है, तो वो हस्ताक्षर उनकी बेवकूफी का प्रमाण है कि सच्चाई का प्रमाण है? झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? राजनीति को इतना गंदा बनाते हुए शर्म नहीं आती? योर सिग्नेचर इज देयर। जब आपने कहा है कि 1-1 इंच जमीन हिंदुस्तान ने चीन से खाली करवानी चाहिए, यू साइंड ऑन दैट आर्टिकल, वो डॉक्यूमेंट है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट। जब आपने 1-1 इंच जमीन पाकिस्तान से कूटनीति से, राजनीति से, किसी भी मार्ग से हम उससे वापस लेंगे और कोई मसला नहीं बचा है, आपने भी हस्ताक्षर किए हैं जम्मू कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट के नाते। आज आप पार्टियों के नेता बनकर आवाम को गुमराह करके खून खराबा कराकर हिंसा सांप्रदायिकता की भट्टी में झोंक दो, इससे बड़ा शैतान का काम क्या हो सकता है? ये कैसे चलेगा? आपने 1956 के अंदर विधानसभा स्वीकार करते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर 2 बातों को स्वीकार कर लिया। जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे के अंदर जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, उसकी 25 विधानसभाएं वह जम्मू कश्मीर की, हिंदुस्तान की विधानसभा की कुर्सियां मानी जाएंगी। और आपने कहा
जो महाराजा ने 20,000 वर्ग किलोमीटर 2,20,000 वर्ग किलोमीटर ही नहीं, आधी आधी करके मोहर लगाकर जिस जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान में विलय किया था, उस विलय पर आपने मोहर लगाई। 1956 में जम्मू कश्मीर के सारे पॉलिटिकल लीडर, जिस समय पर किसी और पार्टी का नेता जीतने नहीं दिया, 100% एनसी के लोग जितवाकर शेख अब्दुल्ला लेकर आए थे, उन्होंने मोहर लगाई। आज वो एनसी या पीडीपी हिंदुस्तान पर जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाए और लोग बेवकूफ बने। इसलिए यानी इतनी शर्म भी नहीं आएगी, झूठ बोलते हुए आप भी थोड़ा सा भी झिझकेगा ना। आपने इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन को एक्सेप्ट किया, आपने संविधान अपना सेपरेट बनाते समय जिन चीजों को भारतीय संविधान की स्वीकार की, उसमें जम्मू कश्मीर, वो जम्मू कश्मीर जिसके ऊपर महाराजा की मोहर होती थी, ये लिखा है उस एग्रीमेंट के अंदर, उसको स्वीकार किया धाराओं के साथ। और 100% मेंबर जो असेंबली के थे उन्होंने सिग्नेचर किया, जो मोस्ट अनइलेक्टेड रूप के अंदर इलेक्टेड माने गए थे। और 2 पार्लियामेंट्री प्रस्तावों के ऊपर आपने हस्ताक्षर किए मेंबर पार्लियामेंट के। आप किस बात के लिए हिंदुस्तान को, जम्मू कश्मीर को बेवकूफ बना रहे हैं? इतनी भी नैतिकता नहीं। और जनता इतनी बेवकूफ बनती रहेगी। हजारों लाख को मरवा दिए, उजाड़ दिए, बेसहारा कर दिए, अनाथ कर दिए, विधवा कर दिए। तुम्हारे बाप की बकौती है क्या? खरीदे हुए गुलाम है क्या? इसलिए जम्मू कश्मीर के आवाम को समझना, हम गुलाम नहीं है साहब, आजाद। कोई भड़का देगा, हम भड़क लेंगे। इतने इमोशनल होकर मूर्ख नहीं बनना चाहिए। और इसलिए सत्य असेंबली का क्या है, उसको चीख कर जो बोल रहा है, लिखित में उपलब्ध है। जो उससे बलात्कार करे, उससे बड़ा बेईमान और बलात्कारी और अपराधी आदमी नहीं हो सकता। आप इस बात को ये मत समझना कि मैं यहाँ आपके बीच में बोल रहा हूं। मैंने इस बात को जम्मू के अंदर, कश्मीर में, बारामूला और कुपवाड़ा में मुस्लिम ऑडियंस में बोला। और इसलिए क्योंकि सच को किसी के समर्थन की जरूरत नहीं, तो उसकी अपनी ताकत होती है। वो आने वाले कल में अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और जो आदमी को आदमी मानकर उसको नागरिकता नहीं दे और आप उसको जनाब, श्रीमान कहकर संबोधित करें, इस पाप को किस लिए करना था? कौन सी मजबूरी है? क्या दी हुई रोटी खाते? उनकी दी हुई इज्जत से जिंदा है। जो जुल्म करे वो मिलाद होगा, जो जुल्म करे उसको फूल की माला होगी, जो असत्य संभाषण करे उसकी रोटी होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं तो जीने का स्वर बदली है साहब। उनको समझ में आ जाएगी, अगर जिंदा रहना और सम्मान लेना है तो वो भी अपने रास्ते को ठीक करेंगे। ये उनकी मजबूरी भी होगी और जरूरत भी होगी। और इसलिए कश्मीर घाटी के जलजले में जब मैं बिल्कुल सरहद तक गया था, तो मैं हिंदुस्तान के मौलाना मौलवियों को मिलने के लिए गया था। इतना बड़ा विनाश है, तो उन्होंने कहा अंग्रेजी वहां गोली खाने कौन जाए? मैंने कहा आपको मालिक पर भरोसा नहीं, भेजी होगी तो मिलेगा। डॉक्टर की गोली से तो अच्छा है दुश्मन की और आतंकी की गोली से मरे, कम से कम स्मारक तो बनेगा और लोग हर साल श्रद्धांजलि तो देंगे। डॉक्टर की गोली से मरे तो कोई मूर्ति भी नहीं बनाने वाला घर के। और इसलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 370 हटाओ, यह एक प्रतीकात्मक चीज है जिसने
देश में और समाज में भेदभाव निर्माण किया है। जो समाज को बांट लड़वाती है और देश को बांटती है वो नहीं चलेगा। ये प्रतीकात्मक है, इसलिए कि इसने आपके भले का कोई काम नहीं किया। और इसलिए मैंने भरी सभाओं में पूछा 370 के कारण आपको जो जो फायदे हुए वो लिख दो और जो जो नुकसान हुए वो लिख दो। नुकसान की लिस्ट सबकी लंबी थी। मैंने कहा फिर क्यों पालते हैं? क्योंकि साहब इस शहर में मजा बड़ा आ रहा है, बाद में क्या हत्या ही होती हो पर मजा तो आ रहा है। हत्या करने के लिए शहद नहीं खाना चाहिए, रेल की पटरी अच्छी है वहीं चले जाते। और इसलिए वहां अमन और सलामती चाहिए। हम दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं, उसकी हर इंच हमारी थी, है और रहेगी। जो गैर के पास गई है हम उसको लेने के लिए जंग करेंगे, उसको देने को सहन नहीं करेंगे। इसलिए इस आगाज को जब किया तो एक बड़ी चुनौती थी और मुसलमान ने समझा। कश्मीर गया, कश्मीर जब गया तो उसको लगा कि ये तो हमें भी अपना नहीं मानता है सब। कहता दिल्ली में मुझे राइट दे देना, यहाँ का राइट मत मांगना मुझे। इसको लगा कि हिंदू मुस्लिम ये तो सब मुझे भी नहीं देता इस आर्टिकल के कारण। फिर उसने कॉन्स्टिट्यूशन संभाला। 370 के लिए जो विरोध किया बाबा साहब अंबेडकर के बाद मुस्लिम पूरे मेंबर्स ने किया और हजरत मौलानी जो महानी थे उन्होंने विरोध करते हुए बात कही, शायद आज मुझे ना हिंदुस्तान याद करेगा ना मुझे राष्ट्रवादी याद करेंगे, पर 5-50 साल बाद एक टाइम आएगा जब लोग मुझे याद करेंगे। और उन्होंने ये कहते हुए कलम 370 का विरोध किया। पंडित जी को कहा ये मुल्क को तकसीम कर देगी, हिंदुस्तानी के अंदर खून खराबा पैदा करेगी, इसलिए मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से भी रिजाइन करता हूं और कांग्रेस से भी रिजाइन करता हूं। 50 साल बाद लोग मेरी कदर समझेंगे कि मैं वतन से मोहब्बत का दीवाना था। तब मुसलमान ने कहा तो ये फिर बीजेपी और जनसंघ कैसे चैंपियन बन गया 370 हटाओ। तो मैंने उनको कहा तुमने अपनी जमीर एक पार्टी को बेच दी, इसलिए वतन की मोहब्बत की खुददारी भूल बैठे, इसलिए आपकी गैप को बीजेपी ने जनसंघ ने पूरा कर दिया। क्योंकि आप वतन की मोहब्बत का इतना बड़ा और मसला रखते हैं तो आपकी वतन की मोहब्बत को सलाम तो करना चाहिए। 5 लाख हस्ताक्षर लेकर चले थे, 8 लाख के लगभग हस्ताक्षर पहुंचे। अभी कारवां गर्म हुआ था, उनको लगा 10-15 भी हो सकते हैं। मैंने कहा नहीं अब रोक दीजिए, हर समय यही नहीं करना, बाकी कुछ करेंगे। इसलिए मैं अंत में जो मुस्लिम मंच के प्रोग्राम है जो आपसे भी अपेक्षा है उनको 2-2 लाइनों में कहकर और आज के जो हस्ताक्षर है उस पर एक बात कहकर खत्म कर दूंगा। सलाम 1857 और शब रात और श्राद्ध, इस पर मैंने कहा जितनी कुर्बानियां हैं उनके लिए भी दुआ करो कि उनको जन्नत यानी स्वर्ग दे। इसलिए जब आप अपने बुजुर्गों के लिए श्राद्ध में पिंडदान करेंगे, 2 पिंडदान, जितनी कुर्बानियां उनके लिए कर दीजिए, क्योंकि उनके कारण हमारी इज्जत और है। इसलिए कुर्बानियों के साथ और मातृभूमि के साथ जीना। और इनको कहा कि कब्रिस्तान साफ करके दुआ अपने बुजुर्गों को करते करते इन कुर्बानियों के लिए भी करना, माँ खुदा इन सबको जन्नत नसीब करा। उन्होंने किया। मेरे से मौलाना इमामों ने सवाल किया आज तक हमने इबादत नहीं की। मैंने कहा मौलाना पैंट भी नहीं पहनी थी 100 साल पहले, पहन ली है तो अब इसको पहन लो। में क्या है, क्या बात बड़ी अच्छी है, कर ले। रमजान रोजा है, रोजा रखो ताकि जहन साफ सुथरा हो, जुबान मीठी हो। हमने एक नए और उसमें दी, हर रमजान पर हर मुसलमान ने झाड़ लगाना चाहिए ताकि जहां साफ हो।
जहाँ होती है सफाई वहां होती नहीं लड़ाई, जहाँ नहीं होती लड़ाई वहां रहती है खुदाई। और दूसरा, घर के अंदर रेहान जो जन्नती झाड़ है उसको लाओ, उसके दीदार से जन्नत नसीब होती है। आप मेरे से पूछेंगे ये जन्नती झाड़ रेहान क्या होता है? जिसको आप तुलसी कहते हैं, अरबी में उसको रेहान कहते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है, पिछले 2 साल के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर 847 से अधिक परिवार मुसलमानों ने अपने घर के अंदर इस रेहान के पेड़ को लाकर अपनी जन्नत नसीब होने के लिए रास्ता खोला। और इस बार उनको लगता है 2-3 हजार घर हो जाएंगे। इसलिए घर के अंदर जन्नती झाड़ लाओ रेहान, जिसके सुबह शाम दीदार से जन्नत नसीब होती है। और गांव गली मोहल्ले के अंदर लगाओ पेड़, जिसके कारण जहां साफ सुथरा होता कि सेहत का दुश्मन प्रदूषण मर जाए। मैंने तालीम पर भी कहा, ऐसे अनेक प्रोग्रामों के साथ और वतन की मोहब्बत, गरीबी, पिछड़ा, भुखमरी। एक पॉइंट इसलिए कहता हूं, अभी मैंने कुछ जगह बोला, एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, बताया कि मुसलमानों के हालात कैसे। मैंने मुसलमानों से पूछा, ये तुम्हारे हालात का रिपोर्ट है या जिन्होंने तुम्हें 50 साल से बंधुआ मजदूर बनाकर रखा हुआ था उनके करैक्टर का रिपोर्ट? सेकुलर पार्टी का रिपोर्ट है कि उन्होंने आपको 50 साल वोट लेने के बाद इस बदतमीजी से दुर्व्यवहार आपके साथ करके ये हालत बना दी। फिर उन्होंने सौदा किया, पहले था 7,000 करोड़ वेलफेयर के, फिर किया 13,000 करोड़, फिर कहा 18,000 करोड़। यूपी के चुनाव के समय 25,000 करोड़ रुपया उन्होंने रिलीज कर दिया। यहाँ पर बैठे हैं कश्मीर के और जम्मू के मुसलमान, जो सच्चर कमेटी का 25,000 करोड़ रुपया रिलीज हुआ आपकी वेलफेयर के लिए, आपकी तालीम के लिए, आपके रोजगार के लिए। कोई एक खड़ा होकर बताओ उसमें से 1,000 रुपया किसी को मिला? तो मैंने एक बेंगलोर से दिल्ली आ रहा था, एक सेकुलर नेता थे, मैंने कहा तुमने 25,000 करोड़ करके सबको खरीदने का धंधा किया, तो अब नहीं मिलेगा तो अब जाओगे तो क्या करोगे? क्योंकि अंग्रेजी एक फार्मूला भी कायम है। हम कहेंगे कि हम नौकरियों के सर्टिफिकेट, लोन का पैसा गाड़ी में डालकर आ रहे थे, रास्ते में ये साला जनसंघी बीजेपी वाला मिल गया, इसने उस पर हमला किया, कुछ ये लूट के ले गया, बाकी हमने घर में सुरक्षित रख लिया। ये साला बहुत बदमाश है, ये तुम्हें ना पैसा देने जाता है ना नौकरी दिलवा रहा है, हम उसको फिर भड़काएंगे, वो फिर भड़केगा, फिर हमारी झोली में डल जाएगा। तब तक मूर्ख और बेवकूफ बनना सालो क्यों बन? क्योंकि अभी हम 5-7 साल भड़का सकते, इतनी अभी है तो पैसे, जब तक आप स्पेस भरेंगे तब तक तो हम हमारी चलेगी। अब आपको विचार करना। पर उसने छुपाया नहीं, बड़ी ईमानदारी से बताया। हम तो कहते हैं कि लेकर आ रहे थे, ये मिल गया ऐसा, इसने आंख दिखाई, हम क्या करें? अपना घर भर लिया, आप रह गए, रखा है, अगली बार दे देंगे। जो विकलांगों का खा सकते हैं वो आपको कैसे देंगे? और इसलिए यह हस्ताक्षर हुए, सामने हस्ताक्षर रखे हैं, कुछ नहीं पहुंचे। मैं इसलिए कुछ आंकड़ा पढ़ूंगा, उन राज्यों के लोग भी यहाँ आए। जम्मू कश्मीर हमारी उम्मीद से बहुत ज्यादा हुए। हमने तय किया था 15,000 पार कर गए तो फर्स्ट डिवीजन, 20,000 पर गए थे तो हम मेरिट घोषित कर देंगे मंच के कार्यकर्ताओं। पर जम्मू कश्मीर के अंदर मुस्लिम हस्ताक्षर हुए 43,305। इट इज जॉइंट एक्सपेक्टेशन। हमारी सोच में नहीं थे कि ये हो जाएगा और वैली में भी हो जाएगा। हमें लगता था कि बेचारे 2-4 कत्ल ना हो जाए। इसके बाद राजस्थान में हुए। राजस्थान को हमें लगता था 1,00,000-1.25 लाख तक जा सकते हैं, 2,01,311।
ये राजस्थान में मुस्लिम हस्ताक्षर हुए। यहाँ पर 1,50,000 पड़े हैं और 54,000 वो लेकर आए, पैकिंग करने में लगे हुए थे। मैंने कहा भी इतने रहने। गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़ 33,382, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली 47,080, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा आदि 43,805, महाराष्ट्र 1,21,300, उत्तराखंड 63,018, उत्तर प्रदेश 1,21,470, मध्य प्रदेश 1,40,000 के लगभग। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत इनके अभी कुछ कारणों से देर में है, 10, 20, 50,000 के वहां भी आ जाएंगे। यह लगभग 8.25 लाख से अधिक हस्ताक्षर आ गए हैं इन बेटी। शाहनवाज जी से हमने, मुस्लिम मंच ने कहा है he will take time from the president of भारत, और उसके बाद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की केंद्रीय समिति की टीम इन्हीं के नेतृत्व में हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों की भावनाएं क्या हैं, सरकारी वार्ताकारों की रिपोर्ट क्या है, जनता जो जमीन से जुड़ी है उनकी हकीकत क्या है, उसका एक मेमोरेंडम जम्मू कश्मीर को लेकर देश के प्रेसिडेंट को दे। मैं प्रेसिडेंट को आजकल राष्ट्रपति शब्द नहीं बोलता हूं, पिछले 6 साल से मैंने बंद कर दिया, क्योंकि इट इज मोस्ट इमोरल एंड इलीगल शब्द है। राष्ट्र पुरुष प्रधान होता है, पुरुष का पति। दुनिया के अंदर इसका किसी भाषा में अनुवाद उपलब्ध नहीं। कोई बैठा हो तो करके बता। जो इसका अनुवाद करता है प्रेसिडेंट करता है, और प्रेसिडेंट का दुनिया की हर भाषा में अनुवाद अध्यक्ष है, राष्ट्रपति किसी भाषा में। अशोक जी प्रेसिडेंट बने, तनवीर जी मोर्चे के प्रेसिडेंट बने, श्रीमती बैठे हैं, हमारे डॉक्टर सलीम राज जी एक और मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के बैठे हैं। तो ये जब बनते हैं तो कहते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ दैट मोर्चा, प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी, प्रेसिडेंट ऑफ मार्केट कमेटी। तो ये नहीं कहता यह मार्केट कमेटी के राष्ट्रपति जी है। परंतु हिंदुस्तान को क्यों सूझा इस इलीगल और इमोरलिटी के साथ जीना है तो मालूम नहीं, कब ठीक होगी ये भी मालूम, परंतु अभी चल रही है इसलिए जीना पड़ेगा। और इस प्रकार से ये दिए जाएंगे, और देने के बाद इस कार्यक्रम का तीसरा चरण पूरा होगा। चौथे चरण के अंदर जम्मू कश्मीर से एक वर्कशॉप के द्वारा 100 के लगभग ऐसे वर्कर तैयार किए जाएंगे जो हिंदुस्तान भर में जाएं और अगले 1 साल भर में, और 100 से 200 के बीच में जनसभाएं मुस्लिम समाज की करेंगे। 500 होंगे के 5,000 होंगे के 50,000 होंगे। वहां जाकर आपके मसले को हिंदुस्तान के अवाम के सामने और प्रेस के सामने रखेंगे। इसलिए देशव्यापी यहाँ का आदमी इसकी हकीकत बनाने के लिए हिंदुस्तान भर में जाएगा। और दूसरा फॉलोअप में कार्यक्रम होगा, वहां से एक मुस्लिम डेलीगेशन 3 हिस्सों में, 1 to कश्मीर वैली एंड लद्दाख, सेकंड हो सकता है लद्दाख का अलग कर दे तो 4 हो जाएंगे। 1 फ्रॉम जम्मू टू राजौरी पहुंच, 1 फ्रॉम जम्मू टू उधमपुर, रियासी, कठुआ, बिलावर इत्यादि और डोडा, ऐसे 4-5 ग्रुप्स में ही आएंगे। सबसे डायलॉग करेंगे और ये बताएंगे सरकार की नीयत ये है, जमीन की हकीकत ये है, सुन लो किसके अंदर देश की एकता और अखंडता सुरक्षित है, किसमें अमन और सलामती है, किसमें मोहब्बत और भाईचारा है। तो फॉलोअप में इन्होंने ये कार्यक्रम डिसाइड किया, इसलिए मुझे कहा आप घोषित कर देंगे। तो इसलिए क्योंकि जब NIA CBI ने कुछ इनमें से मुसलमानों को बुलाकर पूछा कि तुम्हारा अंग्रेजी से क्या संबंध है,
राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हैं हबीब साहब, और इसी सरकार ने बनाया, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। उनकी 2 प्रमोशन इसलिए रुकी हुई थी कि वो मेरे मित्र हैं। अब 2 प्रमोशन उनको मिली, राजस्थान पब्लिक कमीशन का मेंबर होना और फिर चेयरमैन होना, कि अगर वो इंद्रेश जी का मित्र है तो कम से कम बहुत ईमानदार हो। और जब जब उसकी हुई तो उसने पहला फोन मुझके कहा, दूसरी प्रमोशन के समय में जब उसने किया तो मैं था नहीं, फोन पर मिस कॉल कहीं चली गई इधर उधर, तो उनकी पत्नी का फोन आया, जो कहे कि जितनी मुबारकें आई पर हमारी मुबारक अधूरी है। हम दोनों ही कहते हैं उन भाई साहब ने अभी तक मुबारक नहीं, तो मुबारक अधूरी है, वो आप पूरी कर दीजिए हमारी। सत्तार है इस समय, भरतपुर का एडीएम लगा, उसको बुलाकर उन्होंने पूछा कि तो इंद्रेश जी क्या लगते हैं, तो उन्होंने भी अपना उत्तर दिया। उन्होंने कहा तुम सूट नहीं करते, इसलिए दूसरा ट्रांसफर, तीसरा ट्रांसफर, चौथा ट्रांसफर। एक बीकानेर ट्रांसपोर्ट यार्ड का कमिश्नर बनाया, टूटी बसें गिनता रहे और टूटी बसें मरम्मत कराता है। उसने कहा साहब सौदा नहीं कर सकता अपने विचार से, आपने जो दे दिया उसको कबूल कर लूंगा, पर अगर मैंने सौदा किया तो मालिक से बेईमानी हो जाएगी। आपसे झगड़ा कर सकता हूँ, मालिक से बेईमानी नहीं कर सकता। अभी भरतपुर का एडीएम बना, पर इन तीनों लोगों के उन्होंने कहा कि बाकी कुछ है कि नहीं है, मालिक होता होगा। हम जब एनआईए ने बुलाकर उनसे पूछा है कौन है, उन्होंने कहा हम तो इसको अपना फकीर और पीर मानते हैं, इसलिए हमारे घर में इसकी ये मान्यता। मैंने ये घटना इसलिए नहीं सुनाई, इसका कुछ महत्व। इसका अर्थ है कि एक नए हिंदुस्तान के लिए स्कोप है, जो कटा है वो वापस आ सकता है, आगे विभाजन नहीं। इसलिए मोहब्बत नहीं, नफरत नहीं, मोहब्बत, फसाद नहीं, भाईचारा, ये हिंदुस्तान बनाने के लिए इस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का आगाज 11 साल के अंदर उसने उस सच्चाई को शो किया है। इसलिए पूरी दुनिया में सबसे विचित्र घटना घटी। मेरे से इंटेलिजेंस पूछताछ कर रही थी 6.5 घंटे भर, इधर सैकड़ों हिंदू प्रार्थना और ओम जय जगदीश आर्य कर रहे थे, इधर सैकड़ों मुसलमान नमाज अदा कर रहे थे, और पूरी दुनिया हिंदुस्तान में देख रही थी, कहीं नहीं हुआ। ये मेरा इनकलाब नहीं है, यह एक वो जमीनी हकीकत है जिससे हिंदुस्तान रूबरू नहीं हुआ। और मैंने 17 साल के समय में यहाँ पर संघ और हिंदू समाज के लिए सब करते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर उस बात को अध्ययन करने का प्रयत्न किया। आने वाला कल हमारा होगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जय हिंद, जय भारत।